वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। और हम इस वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान का प्राचीन इतिहास। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास में हम क्या क्या पढ़ेंगे हम देखेंगे। तो सबसे पहले प्राचीन इतिहास में क्या क्या आता है, जैसे सभ्यताएं हो गई, तो सभ्यता के बारे में जानेंगे। जैसे कालीबंगा सभ्यता हो गई, आहट सभ्यता हो गई, गणेश्वर सभ्यता हो गई, वो सारी चीज़ें। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं वो 3 भाग? तो वो है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो इन तीनों में अंतर क्या है? ठीक है, तो प्रागैतिहासिक जो काल है उसके अंदर अपन को जो लिखित साक्ष्य हैं वो नहीं मिलते हैं। जो लिखित साक्ष्य हैं प्रागैतिहासिक काल के अंदर वो अपन को नहीं मिलते हैं, और मानव की उत्पत्ति इसी काल के अंदर मानी जाती है। ठीक है, मानव की जो उत्पत्ति है वो इसी काल के अंदर मानी जाती है। मतलब जो मानव है वो बंदर से इंसान इसी काल में माना जाता है कि बंदर से इंसान वो बन गया था। फिर आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। इसके अंदर अपन को लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन वो अभी तक पढ़े नहीं जा सकते। ठीक है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो साक्ष्य मिले हैं और कालीबंगा सभ्यता के अंदर जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले तो हैं, लेकिन वो पढ़े नहीं जा सके। और इंडिया से बाहर जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता है, वो चीन की सभ्यता है, तो ये सारी जो सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक काल की जो सभ्यता है उसके उदाहरण है। तो इनकी जो लिपि है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी जो लिपि है वो कौन सी है? वो लिपि है सर्पिलाकार लिपि, या उसी को गोमूत्र लिपि के नाम से जानते हैं, और उसी को बुस्तोफिदन लिपि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आपसे पूछेगा नहीं कि लिपि कौन सी है सिंधु घाटी सभ्यता में। सिर्फ सिंपल आपको ये इतना याद रखना है कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जो अपन पढ़ते हैं प्राचीन, मिडाइवल यानी कि मध्यकालीन, और आधुनिक। ठीक है, इसके अंदर अपन को लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं और जो पढ़े जा चुके हैं। मतलब अपन को जो लिखित साक्ष्य मिलते हैं वो भी, और इनको पढ़ा भी जा चुका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस सभी के अंदर हम देखेंगे कि सबसे पहले राजस्थान के अंदर कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपको अंतर समझ में आ गया होगा, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। फिर हम देखेंगे कालीबंगा सभ्यता के बारे में। ठीक है, फिर है कालीबंगा सभ्यता। इस सभ्यता के अंदर अपन देखेंगे ये कहाँ विकसित हुई है सभ्यता। तो ये गगन नदी के किनारे विकसित हुई है, और गगन नदी को ही दूसरे नाम सरस्वती नदी के नाम से जानते हैं, उसी को द्वेष नदी, और उसी को मृत नदी, और उसी को नट नदी के नाम से भी जानते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जो कालीबंगा सभ्यता है वो गगन नदी, गगन नदी को ही सरस्वती नदी, और सरस्वती नदी को ही द्वेषवती नदी, द्वेषवती नदी को ही मृत नदी, और मृत नदी को ही नट नदी के नाम से जानते हैं। तो वो आपको ध्यान रखना है। कालीबंगा सभ्यता है वो हनुमान, जो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है उसके अंदर, वहाँ पर ये इसकी अवस्थिति, वहाँ पर ये खोजी गई, और इसी का ही अन्य नाम पीलीबंगा सभ्यता भी है। क्या है? पीलीबंगा सभ्यता, आपको ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि जो कालीबंगा सभ्यता है उसका अन्य नाम क्या है, तो पीलीबंगा सभ्यता है। कहाँ पर विकसित होती है ये? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर। इसकी सर्वप्रथम अगर किसने प्राथमिक अगर जानकारी अगर किसी इंसान से मिलती है, इतिहासकार से मिलती है, तो वो कौन देता है? डॉक्टर लुईस पी टेसी त्योरी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि कालीबंगा सभ्यता की अगर कोई सर्वप्रथम जानकारी देता है तो डॉक्टर लुईस पी टेसी त्योरी है। अब ये देखेंगे कि इसके जो प्रथम खोजकर्ता हैं, अब ये लुई पी जो टेसी त्योरी थे, वो इनको चारण साहित्य लिखने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। किसके द्वारा? जो बीकानेर के शासक थे गंगा सिंह, उनके द्वारा इनको चारण साहित्य के लिखने की जिम्मेदारी दी गई थी। फिर इन्होंने ही क्या किया? कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम प्रमाणिक जानकारी दी। अब कालीबंगा सभ्यता के सर्वप्रथम जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? तो वो थे अमलानंद घोष, जिन्होंने 1952 के अंदर कालीबंगा सभ्यता को खोज निकाला। अमलानंद घोष के बाद अगर किसी ने इस सभ्यता के बारे में और विशेष जानकारी अगर प्राप्त की है तो वो 1961 से 69 तक ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर ने इकट्ठे की है। ब्रजवासी लाल को अन्य नाम जैसे बीवी लाल, और बालकृष्ण थापर को बी के थापर के नाम से भी जानते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब ये तो हमने देख लिया कि ये तो चलो इसका कालखंड भी हो गया। ठीक है, हमने देख लिया कि ये कहाँ पर है, कौन सी नदी के किनारे ये विकसित होती है, क्योंकि कोई ना कोई सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे ही विकसित होती है, क्योंकि पानी
व्यापार का भी स्रोत है, और सारी जीवन यापन करने के लिए भी स्रोत है, खेती के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, तो पीने के पानी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो सारी चीज़ें ये इम्पोर्टेंट हैं। तो पानी ही सर्वप्रथम आधार बनता था किसी भी सभ्यता के विकसित होने का। फिर है जो कालीबंगा सभ्यता है, उसका जो काल और समय है वो क्या है, वो कार्बन सी पद्धति के अनुसार 2850 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इसका जो काल और समय है वो कार्बन सी पद्धति से अपन पता लगाते हैं कि इसका 2850 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व पे इसका समय है, मतलब इस समय के अंतराल के अंदर ये मौजूद रही होगी। तो ये अपन अंदाजा लगाते हैं किससे, कार्बन सी पद्धति से। और कार्बन सी पद्धति क्या है, किसी भी जो अपन को साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से, उन साक्ष्यों के आधार पर इस पद्धति का उपयोग करते हुए हम उसकी समय गणना निकाल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं इस सभ्यता की विशेषताओं के बारे में। जैसे ये कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों, क्योंकि यहाँ पर कांस्य के सर्वाधिक उपकरण मिलने के कारण इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है स्वतंत्र भारत का प्रथम पुरातात्विक स्थल जिसका उत्खनन स्वतंत्रता के पश्चात किया गया था। ठीक है, यह पहला भारत का पुरातात्विक स्थल है जिसका उत्खनन स्वतंत्रता मिलने के बाद किया गया था, मतलब 1947 के बाद किया गया था। तो इसका जो उत्खनन है वो कब किया गया, अपन ने क्या देखा, 1952 के अंदर किया। किसके द्वारा, अमलानंद घोष के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए इसको स्वतंत्र भारत का प्रथम पुरातात्विक स्थल माना जाता है जिसका उत्खनन स्वतंत्रता के बाद किया गया। यहाँ पर एक कालीबंगा संग्रहालय भी बनाया गया है। कहाँ पर, हनुमानगढ़ के अंदर ही। कब बनाया गया, 1985-86 के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि कालीबंगा संग्रहालय कहाँ पर है, तो वो हनुमानगढ़ के अंदर है, क्योंकि हनुमानगढ़ के ये विकसित हुई थी, तो वहीं इसका संग्रहालय भी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर हम देख लेते हैं इसकी विशेषताएं। तो विशेषताओं में हम देखेंगे कि जो कालीबंगा सभ्यता है वहाँ पर अपन को क्या क्या मिलता है। तो वहाँ पर जो सड़कें मिलती है वो समकोण पर काटने वाली सड़कें मिलती हैं। जैसे ये ऐसे समकोण पर काटने वाली वहाँ पे सड़कें मिलती है, मतलब ये ग्रिड पद्धति है। कौन सी पद्धति है, ग्रिड पद्धति। तो आपने कई बार देखा होगा, जैसे आप कैमरा चालू करते हैं तो उसके अंदर एक ऑप्शन आता है ग्रिड का, तो ऐसे उसमें लाइनें आ जाती हैं। ठीक है, तो उसी को ग्रिड पद्धति कहते हैं, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती है। यहाँ पर जो मकान बनाने की जो पद्धति है, ठीक है, वो ऑक्सफोर्ड, उसको कौन सी पद्धति कहा जाता है, जैसे ऑक्सफोर्ड पद्धति हो गई, जाल पद्धति हो गई, ग्रीक पद्धति हो गई, चेम्सफोर्ड पद्धति हो गई। तो ये मकान बनाने की प्रमुख पद्धतियां हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे। मकान वहाँ पर कच्ची ईंटों से बने हैं। जो कालीबंगा सभ्यता है तो वहाँ के जो मकान है वो कच्ची ईंटों से बने हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी ईंटों से बने हैं, कच्ची ईंटों से बने हैं। ईंटों का साइज क्या होता है, तो ईंटों का साइज है 1:2:4। ठीक है, मतलब जैसे मान लो कि 6, 12 और 24 ऐसा। तो ऐसा क्या अनुपात है, 7.5, 15 और 30, मतलब 1:2:4 में ईंटों की साइज वहां पे देखने को अपन को मिलती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भवन के जो दरवाजे हैं वो पीछे की ओर खुले हैं, क्योंकि भवन के जो दरवाजे हैं उनको रोड पे ना खोला गया सुरक्षा की दृष्टि से, इसलिए जो भवन के जो दरवाजे हैं वो पीछे की ओर खोले गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। लकड़ी और काष्ठ की बनी हुई वहाँ पर नालियाँ हैं, जो नालियाँ हैं जिसके अंदर गंदा पानी या वर्षा का पानी जो बहकर निकलेगा। ठीक है, तो वो जो नालियाँ बनी हुई है वो लकड़ी या काष्ठ की बनी हुई है। दीनहीन सभ्यता भी इसको कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर दीनहीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे नालियाँ वगैरह जो बनी हुई है वो लकड़ी की है। ठीक है, और अलंकरण अपन को नहीं मिलता है किसी भी तरह का, तो इस तरीके से इसको दीनहीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। फिर दूसरा क्या है, नेक्स्ट है विश्व के प्राचीनतम जूते हुए खेतों के प्रमाण भी कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं। खेत, जैसे मान लो ये खेत है, ठीक है, तो खेत के अंदर हल के निशान मिलते हैं, जूते हुए खेत के निशान मिलते हैं। मतलब अगर जूते हुए खेत के निशान मिले तो मतलब खेती भी होती थी। ठीक है, तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कालीबंगा सभ्यता से विश्व के प्राचीनतम जूते हुए खेतों के प्रमाण मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कृषि होती थी। क्या होती थी, कृषि होती थी। तो लगभग ये मतलब खाने योग्य अनाज वो पैदा कर लेते थे। प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य भी मिलते हैं। प्राचीनतम भूकंप, अब भूकंप में क्या होता है, जब भूकंप आता है तो पृथ्वी हिलती है, और हिलने के कारण जो भी स्ट्रक्चर बने होते हैं मानव निर्मित, उनके अंदर दरारें आने की संभावना बढ़ जाती है। तो वहाँ के जो मकान है उनके अंदर भवनों की जो दीवारें हैं उनमें दरारें आ रखी है, तो इसलिए अपन को ये पता चलता है कि वहाँ पर भूकंप आया होगा, तभी तो दरारें पड़ी मकानों के अंदर। ठीक है, तो ये भी हो गया। फिर एक साथ 2 फसल बोने का जो साक्ष्य मिला है वो भी कालीबंगा सभ्यता से मिलता है।
ठीक है। एक साथ दो फसल बोने के जो साक्ष्य हैं वो कालीबंगा सभ्यता से मिलता है। और वो दो फसल कौन से हैं, एक तो जौ है और एक है गेहूँ। ठीक है, एक तो कौन सी है, एक तो जौ है और दूसरा है गेहूँ, और दोनों के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं। और दोनों एक साथ बोने, वो दोनों फसलें एक साथ बोने के साक्ष्य मिलते हैं। क्या, एक साथ बोने के साक्ष्य मिलते हैं। अग्नि वेदिकाएं भी मिलती है वहां से। अग्नि वेदिकाएं मिलने का तात्पर्य यह है कि बलि जैसी जो प्रथा है वो वहां रही होगी, तभी तो अग्नि वेदिकाएं रही। अग्नि वेदिकाएं, ठीक है, आपने देखा होगा जब हवन वगैरह होता है तो ऐसी वेदिका बनाई जाती है, ठीक है, और इसमें आग जली होती है ऐसे। तो इन वेदिकाओं का मिलना कालीबंगा सभ्यता के अंदर कहीं ना कहीं बलि प्रथा का प्रमाण देता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। कुत्ता कालीबंगा सभ्यता के अंदर प्रिय जानवर, प्रिय मतलब बहुत ही प्रिय जानवर। जैसे आजकल क्या होता है, जो बड़े बड़े घरों के अंदर जो डॉग होते हैं उनको जो आम आदमी होता है उससे कहीं ज़्यादा रॉयल लाइफ जीने का मतलब रॉयल लाइफ मिलती है उनको। तो वैसे ही जो डॉग था वो कालीबंगा सभ्यता के अंदर भी प्रिय जानवर हुआ करता था। और जो केमल था, ऊँट था, उसके भी जानकार वो जो कालीबंगा सभ्यता के जो लोग थे वो ऊँट के जानकार भी थे। यह नगरीय सभ्यता थी। मतलब नगरीय सभ्यता कैसे, कि जो मकान बने हुए थे वो एक पैटर्न में बने हुए थे और सबकी डिजाइन सेम थी। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो यहाँ की जो सभ्यता थी, कालीबंगा सभ्यता थी, वो नगरीय सभ्यता को सूचित करती है। विश्व में प्राचीनतम नगरीय प्रमाण मिलते हैं यहाँ पर। कहाँ पर, कालीबंगा सभ्यता के अंदर। मूर्ति, देवी और देवता के पूजन और चित्रांकन का प्रमाण यहाँ पर नहीं मिलता है। हालांकि यहाँ पे अग्नि वेदिका मिलता है, तो इससे ऐसा लगता है कि यहाँ पर पूजा अर्चना भी होती होगी, जब हवन भी होता होगा तो भगवान को भी मानते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए कंफ्यूज आपको नहीं होना है। अगर यहाँ पर किसी प्रकार की कोई मूर्ति, देवी देवता की कोई मूर्ति नहीं मिलती, ना कोई पूजन सामग्री मिलती है, ना ही किसी प्रकार के देवी देवताओं का चित्रांकन मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमने किसके बारे में देखा, हमने देखा कालीबंगा सभ्यता के बारे में। जो सारी चीज़ हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में देख लिया कि ये कहाँ विकसित हुई थी है, ठीक है, किसने इसकी जानकारी दी, ठीक है, इसका कालखंड क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने इसके अंदर देख ली। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट इसके अंदर कि समाधि प्रथा किस प्रकार थी। जब इंसान मर जाता है, ठीक है, जिसका अंतिम संस्कार करते हैं, तो कालीबंगा के अंदर जो समाधि प्रथा अपन को मिलती है वो 3 प्रकार की मिलती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की देखने को मिलती है। 3 प्रकार कौन कौन सी है वो देख लेते हैं एक बार। 3 प्रकार में जैसे सबसे पहला तो जो मृतक का अंतिम संस्कार होता है वो 3 प्रकार का था, ठीक है। 3 प्रकार में सबसे पहला तो अंडागार समाधि। तो अंडागार में क्या करते थे कि जैसे ये कोई इंसान मर गया, तो कोई इंसान मर गया तो उसके पैर तो दक्षिण की तरफ कर देते थे और जो सिर था वो उत्तर की तरफ कर देते और मुंह रखते थे ऊपर की तरफ। तो ये हो गई अंडागार पद्धति। सेकंड पद्धति में क्या करते थे, एक गड्ढा खोदते थे और गड्ढे खोदकर एक किसी मटकी वगैरह में रखकर उसको समेट कर रख देते थे। गड्ढे के अंदर समेट कर किसी इंसान को रख देते थे, तो उसको समेट कर रखने वाली पद्धति कहा गया। तीसरी जो पद्धति थी उसके अंदर कोई इंसान मर जाता था तो उसके किसी प्रिय जानवर को या फिर खाद्य सामग्री उसके साथ दफना देते थे। खाद्य सामग्री, आभूषण, कुत्ते की हड्डियां अपन को मिली हैं कालीबंगा सभ्यता से। तो ये इससे ये प्रमाण मिलता है अपन को कि वहां पर 3 प्रकार की थी पद्धतियां। एक तो थी अंडागार समाधि, ठीक है, एक समेट कर रखते थे, और एक जिसके अंदर खाद्य सामग्री, आभूषण और कुत्ते की हड्डियां जैसे प्रिय जानवरों के साथ उनको दफनाया जाता था। फिर जो नेक्स्ट है वो है कि वहां से अपन को किस प्रकार का चिन्ह मिलता है, तो वहां से स्वास्तिक चिन्ह मिलता है। तो ये मांगलिक कार्यों के अंदर आपने देखा होगा, घरों के अंदर जो बुआ वगैरह और बुआ भतीजियाँ वगैरह होती हैं वो मांगलिक कार्यों के अंदर सात्या और छाबड़ी जैसे बनाती है। तो वैसे ही इस जो स्वास्तिक का जो चिन्ह है उसका प्रमाण देखने को मिलता है कहाँ पर, कालीबंगा सभ्यता के अंदर। अब कालीबंगा सभ्यता के अंदर क्या होता है, एक और सभ्यता होती है उसके समकालीन, कौन सी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो ये अपन कैसे कह सकते हैं कि कालीबंगा सभ्यता के ही ये समकालीन थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्योंकि दोनों जगह से बेलनाकार बर्तन मिले। कौन किस तरीके के बर्तन मिले, बेलनाकार बर्तन मिले हैं, जो मेसोपोटामिया से भी मिले हैं और कालीबंगा सभ्यता से भी मिले। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि दोनों सभ्यताएं एक दूसरे के समकालीन सभ्यताएं थी। नेक्स्ट है कि शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम प्रमाण यहाँ कालीबंगा में देखने को मिलते हैं। क्यों देखने को मिलते हैं, उसका क्या कारण है, तो उसका कारण यह है कि यहाँ पर अपन को एक खोपड़ी मिली है, मानव खोपड़ी मिली है, जिसके अंदर 6 प्रकार के छिद्र देखने को मिलते हैं। अगर कोई हथियार
वगैरह ऐसा कुछ होता, जिससे कि सर पे मारा गया, लेकिन 6 प्रकार के छिद्र देखने को मिले। अगर कोई हथियार वगैरह से मारा जाता तो 1 होता, 2 होता, 3 होता, लेकिन 6 प्रकार के छिद्र देखने को मिले हैं। तो उससे ये अपन को ये पता चलता है कि शल्य चिकित्सा वहां पर होती होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रमाण अपन को देखने को मिलता है सिक्के। ठीक है, तो सिक्के पर स्त्री और देवी के चित्रण अपन को मिलता है, और चीता और व्याघ्र का चित्रण भी सिक्के के ऊपर देखने को मिलता है। तो इससे अपन को यह पता चलता है कि सिक्के के ऊपर अगर स्त्री और देवी का अगर चित्रण अपन को देखने को मिल रहा है तो मात्र सत्तात्मक समाज को सूचित करता है, या मात्र सत्तात्मक सभ्यता को यह सूचित करता है। तो अपन कह सकते हैं कि जो कालीबंगा सभ्यता है वो मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, मतलब वहां पर महिलाओं की प्रधानता थी। ठीक है, मतलब महिलाओं की जो स्थिति थी वो अच्छी खासी स्थिति थी कालीबंगा सभ्यता के अंदर। तो यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वास्तु दोष को दूर करने हेतु स्वास्तिक का चिन्ह का प्रयोग किया जाता था, वास्तु दोष को दूर करने हेतु। फिर सिंधु सभ्यता की जो तीसरी राजधानी थी वो कौन थी? वो कालीबंगा सभ्यता थी। तीसरी राजधानी जैसे कि हड़प्पा हो गया, ठीक है, हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो और उसके बाद कालीबंगा। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अगर कोई तीसरी राजधानी थी तो वो थी कालीबंगा। ठीक है, किसके द्वारा कहा जाता है? तो ये दशरथ शर्मा कहते हैं, जो इतिहासकार है दशरथ शर्मा, वो कहते हैं कि कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी मानी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्या है कि जो पुरोहित मतलब कालीबंगा सभ्यता के अंदर व्यक्ति अपना अपना स्थान रखते थे, लेकिन उनमें से जो पुरोहित था उनका जो स्थान था वो प्रमुख था, मतलब एक शीर्ष लेवल पे स्थान था उनका पुरोहितों का, कि वही पूजा पाठ और अग्नि वेदिकाएं जैसे बलि प्रथा वगैरह में वही पूजा पाठ करवाते थे। बलि प्रथा के अंदर अगर किसी का बलि प्रथा किसी प्रोसेस के किसी प्रक्रिया के दौरान अगर गुजरती थी तो उसके अंदर पुरोहित का स्थान ऊपर था। मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संबंध ये अपन को देखने को मिलते हैं, क्योंकि मेसोपोटामिया जो सभ्यता है उसके समकालीन थी और बेलनाकार बर्तन मिले, मतलब व्यापार भी होता था। ठीक है, और इस व्यापारिक संबंध का कारण अपन को देखने को यह मिलता है। फिर सामूहिक तंदूर का प्रयोग करते थे। अब सामूहिक तंदूर का प्रयोग करने का मतलब यह है कि एक साथ भोज होता था। ठीक है, खाने का जो प्रोग्राम होता था वो एक साथ मिलकर करते थे। तो ये भी एक कारण है सामूहिक तंदूर मिलने का कालीबंगा सभ्यता के अंदर। फिर जो भवन थे यानी कि जो मकान थे उनका जो फर्श था वो सजावटी और अलंकृत होता था। ठीक है, जो मकान थे, ठीक है, और मकान का जो फर्श था वो सजावटी और अलंकृत अपन को देखने को मिलता था। ठीक है, तो ये हमने देखा कालीबंगा सभ्यता के बारे में। हमने क्या क्या देख लिया कालीबंगा के बारे में? हमने देखे कि इतिहास के कितने भागों में बांटा गया है, एक तो वो देखा अपन ने। उसके बाद देखा हमने राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर जो कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी उसके बारे में देख लिया कि किस नदी के किनारे वो विकसित हुई थी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमने देखी कि किसने इसकी जानकारी दी थी, बाद में किसने खोजकर्ता कौन थे इसके, किसने खोजकर्ता मतलब अमलानंद कोच थे 1952 के अंदर, और ये पहला पुरातात्विक स्थल था जिसका उत्खनन स्वतंत्रता के बाद होता है। फिर हमने इसकी विशेषताएं देख ली, ठीक है, कि क्या क्या विशेषताएं थी वो सारी हमने देखी। उसके बाद इसके अंदर हमने देखा कि समाधि प्रथा कौन कौन सी थी। ठीक है, फिर इसके अंदर कौन कौन से चिन्ह अपन को मिलते हैं, किस प्रकार का जो शल्य चिकित्सा है वो क्यों उसके प्रमाण क्या थे। ठीक है, खोपड़ी मिली है वो। फिर तीसरी राजधानी कालीबंगा थी सिंधु घाटी सभ्यता की, वो में हमने देख लिया। तो नेक्स्ट पार्ट में अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आहट सभ्यता के बारे में। ठीक है, किस नदी के किनारे विकसित होती है, कौन सा जिला है, ठीक है, और उसकी सारी विशेषताएं हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, वेलकम गाइज। तो हमने राजस्थान के प्राचीन इतिहास में पहले पार्ट के अंदर क्या देखा था? पहले पार्ट के अंदर हमने देखा था इतिहास के भाग देखे थे, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल देख लिया। ठीक है, और हमने देख लिया था कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर जो कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी वो किस नदी के किनारे हुई थी, किसने उसकी खोज की थी, उसकी क्या विशेषताएं थी। तो वो सारी चीज़ें हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर देख ली थी। ठीक है, और उसकी सारी विशेषताएं हमने देख ली थी। अब सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे आहट सभ्यता। ठीक है, आहट सभ्यता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आहट सभ्यता। सबसे पहले आहट सभ्यता किस जिले के अंदर? तो आहट नामक स्थान पर जो कि उदयपुर के अंदर है वहां पर ये विकसित होती है। उदयपुर जिले के अंदर आहट नामक जो स्थान है वहां पर आहट सभ्यता
विकसित हुई, जो कि राजस्थान के अंदर है। और यह आयड़ नदी के किनारे विकसित होती है। आयड़ नदी का ही दूसरा नाम क्या है? बेड़त नदी है। और बेड़त नदी को ही बनास नदी कहा जाता है, जिसके किनारे आहट सभ्यता विकसित होती है। अब जैसा हमने पढ़ा था कि कालीबंगा सभ्यता के अंदर जो विशेषताएं हैं वो आर्य सभ्यता के अंदर उसी तरह हम आर्य सभ्यता की विशेषताएं भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको कौन कौन सी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसको 3 सभ्यताओं के नाम से जानते हैं, जैसे कि 2 सभ्यताओं के मतलब 2 कालखंड के आधार पर इसको विभाजित किया गया है। एक है ताम्रयुगीन सभ्यता और दूसरा है लोह युगीन सभ्यता। ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष मौजूद है, इसलिए इसको कालखंड 1 के अंदर विभाजित किया गया है। और लोह युगीन सभ्यता के अवशेष मौजूद है, इसलिए इसको कालखंड 2 के अंदर विभाजित किया गया है। तो मतलब ये एकमात्र सभ्यता है, मतलब इसको संक्रमणकालीन सभ्यता भी कहा जा सकता है राजस्थान के अंदर, जो कि उदयपुर जिले के अंदर है। वो कौन सी है? आर्य सभ्यता, जिसके अंदर ताम्रकालीन सभ्यता के भी अवशेष मिलते हैं और लोह युगीन सभ्यता के भी अवशेष मिलते हैं। अब जहाँ पर ताम्र और लोह दोनों की जो विशेषता हैं, जो अवशेष हैं वो मिलते हैं, तो उसको संक्रमणकालीन सभ्यता भी कहा जा सकता है। अब आहट सभ्यता के जो प्राचीन नाम हैं उनमें कौन कौन से हैं? तो एक तो ताम्रवती नगरी है, आगाटपुर है और आगाट दुर्ग है। ताम्रवती नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर तांबे का सर्वाधिक व्यवसाय किया जाता था। ठीक है, और व्यापार के कारण भी इसको ताम्रवती नगरी कहा जाता है। आगाटपुर क्यों कहा जाता है आगाटपुर? क्योंकि यहाँ पर दुर्गों की मौजूदगी है, मतलब यहाँ पर दुर्ग बने हुए हैं, इसके कारण इसको आगाटपुर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आगाट नामक दुर्ग भी मौजूद है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके उपनाम। तो उपनाम में क्या है? सबसे पहला उपनाम तो यह है कि इसको बनास संस्कृति कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो बनास नदी है उसके किनारे विकसित हुई है, इसलिए इसको बनास संस्कृति कहते हैं। दूसरा है आहट संस्कृति। क्यों कहते हैं आहट संस्कृति? क्यों कहा गया, किसके द्वारा कहा गया? तो वो धीरज लाल सांकलिया के द्वारा कहा गया, जो कि इतिहासकार है। उनके द्वारा आहट सभ्यता को आहट संस्कृति कहा गया। फिर इसको मृतकों का टीला सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको 8 बार बसने और 8 बार उजड़ने के प्रमाण मिलते हैं। और ये किसने कहा है? तो ये कहा है धीरज लाल सांकलिया ने ही कहा है। वो गड्ढा खोदा है, ठीक है, आहट सभ्यता से एक गड्ढा मिला है, ठीक है, और उस गड्ढे में मिले साक्ष्यों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि जो आहट सभ्यता है वो 8 बार बसी है, मतलब 8 बार उसका निर्माण हुआ है और 8 बार वो उजड़ चुकी है, मतलब 8 बार वो नष्ट हो चुकी है। तो इसी कारण इसको मृतकों का टीला सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि कौन सी सभ्यता है राजस्थान की जिसको मृतकों का टीला कहा जाता है उसमें मिले हुए साक्ष्यों के आधार पर? तो वो है आहट सभ्यता। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि इसको ग्रामीण सभ्यता क्यों कहते हैं। तो ग्रामीण सभ्यता इसकी सामाजिक परिवेश के कारण, जो यहाँ के जो लोग थे उनका जो सामाजिक परिवेश था, रहन सहन था, उसके आधार पर इसको ग्रामीण सभ्यता की संज्ञा भी दी जाती है। किसको? आहट सभ्यता। ठीक है, फिर क्या है, इसके उत्खननकर्ता देख लेंगे हम कि सबसे पहले किसने किया था और फिर बाद में किसने किया था, राजस्थान से कौन थे, इंडिया से कौन थे, तो वो सारी चीजें हम इसके अंदर देखें। तो सबसे पहले उत्खननकर्ता में सर्वप्रथम जिसने उत्खनन किया वो किया पंडित अक्षय कीर्ति व्यास ने। कब किया? 1953 के अंदर सर्वप्रथम उत्खनन का श्रेय अगर किसी को दिया जाता है तो पंडित अक्षय कीर्ति व्यास को दिया जाता है। दूसरे कौन है? तो वो है रतन चंद्र अग्रवाल, जिनका अन्य नाम क्या है? RC अग्रवाल। इन्होंने 1954 के अंदर एक धूलकोट नामक जो टीला था, ठीक है, उसका व्यापक उत्खनन अगर किसने किया है तो वो किया है RC अग्रवाल ने, जो यहाँ का स्थानीय टीला था। ठीक है, तो आहट सभ्यता का जो स्थानीय टीला था जिसका नाम धूलकोट था, 1954 में RC अग्रवाल ने उसका व्यापक उत्खनन किया। फिर है VN मिश्रा। कौन? VN मिश्रा और धीरज लाल सांकलिया। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा ये नियुक्त किए गए थे आहट सभ्यता की उत्खननकर्ता के रूप में। किसको? VN मिश्रा और धीरज लाल सांकलिया को। तो इन्होंने क्या किया था, 1961 से 1961-62 में इन्होंने उत्खनन किया था किसका? आहट सभ्यता का। और ये पूना विश्वविद्यालय जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, तो पूना विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर थे, दोनों की दोनों, VN मिश्रा और धीरज लाल सांकलिया। फिर राजस्थान सरकार से अगर किसी ने उत्खननकर्ता की संज्ञा दी जाती है तो वो किसको दी जाती है? तो विजय कुमार और PC चक्रवर्ती को राजस्थान सरकार की ओर से उत्खनन में शामिल किया गया था।
ठीक है। और नेतृत्व कौन कर रहा था? तो नेतृत्व भारत सरकार के द्वारा नियुक्त बीएन मिश्रा और धीरज लाल साकलिया इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो आर्य सभ्यता मैंने क्या क्या देख लिया? हमने देखा कि यह कहाँ विकसित होती है, इस नदी के किनारे विकसित होती है, और इसको दो कालखंडों में बांटा गया, ताम्रकालीन सभ्यता और लोह युगीन सभ्यता। इसके प्राचीन नाम हमने देख लिए, उपनाम भी हमने देख लिए कि बनास संस्कृति है, आर्य संस्कृति है, और मर्तकों का टीला किसके आधार पर इसको कहा जाता है और किसने इसको कहा है। फिर हमने देखा कि ग्रामीण सभ्यता किस आधार पर इसको कहा गया, क्योंकि सामाजिक परिवेश, खान-पान और रहन-सहन के आधार पर आहट सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता भी कहा जाता है। फिर हमने देखे इसके उत्खननकर्ता, ठीक है। तो भारत की तरफ से कौन थे? ठीक है, वीएन मिश्रा और साकलिया थे। और जबकि राजस्थान सरकार की ओर से कौन थे? तो विजय कुमार और पीसी चक्रवर्ती राजस्थान सरकार की ओर से थे। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और सर्वप्रथम आर्य सभ्यता की जो खोज करते हैं, उत्खनन करते हैं, तो वो कौन थे? पंडित अक्षय कीर्ति व्यास, जिन्होंने 1953 में इसके उत्खनन का श्रेय जिनको दिया जाता है। ठीक है, फिर इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। आर्य सभ्यता की विशेषताएं देख लेते हैं। तो विशेषताओं में आर्य सभ्यता के उत्खनन का जो स्तर है वो 3 स्तरों में इसका उत्खनन किया जाता है। सबसे पहला जो स्तर है उसके अंदर अपन को क्या मिलता है? तो सबसे पहले स्तर के अंदर स्फटिक पत्थरों की अधिकता मिलती है। स्फटिक पत्थर वो होते हैं जिनसे उपकरण और औजार बनाए जाते थे। तो आर्य सभ्यता के अंदर स्फटिक पत्थरों की अधिकता मिलती है क्योंकि उनसे उपकरण और औजार बनाए जाते थे आर्य सभ्यता के वासियों द्वारा। द्वितीय स्तर के अंदर अपन को मिलता है लोहे और कांस्य यानी कि तांबे के उपकरण मिले हैं द्वितीय स्तर के अंदर। और तृतीय स्तर के अंदर अपन को मिलते हैं मृदवान, जो मिट्टी के बने बर्तन होते हैं उनको मृदवान कहा जाता है। ठीक है, तो उसके प्रमाण अपन को तीसरे स्तर के अंदर मिलते हैं। तो इस प्रकार आर्य सभ्यता के अंदर 3 स्तरों के अंदर उत्खनन होता है और तीनों स्तरों के अंदर अलग अलग विशेषताएं देखने को अपन को मिलती है। आर्य सभ्यता का प्रथम ज्ञान आहट के पास उत्खनन से होता है। आहट एक नामक स्थान है जो कि उदयपुर के अंदर है, उसके पास कोई उत्खनन होता है, उसके कारण ही आर्य सभ्यता का हमको सर्वप्रथम ज्ञान देखने को मिलता है। यहाँ पर जो मकान थे वो कच्ची ईंटों से निर्मित थे। ठीक है, और उनकी जो आकृति थी वो कैसी थी? ऐसे आयताकार थी। मकानों की आकृति कैसी थी? आयताकार। ठीक है, सामूहिक भोजन व्यवस्था के प्रमाण भी मौजूद है। इसलिए अपन को ये पता चलता है कि अगर सामूहिक भोजन जिस घर के अंदर होता है तो अपन उससे अनुमान लगा सकते हैं कि संयुक्त परिवार रहा होगा। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली नहीं बल्कि जो वसुदेव कुटुंबकम वाला जो सिस्टम है, संयुक्त परिवार रहा होगा जिसके अंदर पापा मम्मी दादा दादी भाई बहन सब एक साथ रहते होंगे। तो सामूहिक भोजन के व्यवस्था के यहाँ पे प्रमाण देखने को मिलते हैं किसमें? आहट सभ्यता के अंदर। एक भवन मतलब एक मकान में तो एक से अधिक चूल्हे का भी प्रमाण मिला है, जिससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि परिवार के सदस्य अलग अलग भी खाना बनाते होंगे या अलग अलग रहते होंगे, मतलब सेपरेशन मतलब अलग अलग रहते होंगे। एक भवन के अंदर 6 चूल्हे का प्रमाण मिला है और एक चूल्हे के ऊपर तो मानव की हथेली का निशान भी मिला है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह कौन सा स्थान है जहां से चूल्हे के ऊपर मानव की हथेली के निशान बने हैं? तो वो है आहट सभ्यता। कौन सी सभ्यता? आहट सभ्यता। ठीक है, फिर क्या है? फिर है कि बिना हत्थे का जलपात्र मिला है। ठीक है, जो कि ईरान और बलूचिस्तान से संबंध की जानकारी को दर्शाता है। बिना हत्थे का जलपात्र। ठीक है, तो पहले मिट्टी के बने जलपात्र होते थे, तो वो कैसे होते थे? ऐसे होते थे, जैसे देखो ऐसे होते थे जलपात्र, और ये होता था हत्था। अब ये बिना हत्थे का टूट गया होगा या फिर बिना हत्थे का होगा। तो इसकी जो विशेषता है वो ईरान और अफगानिस्तान के बलूचिस्तान दोनों से मिलती है। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है कि ईरान के साथ भारत का या आर्य सभ्यता का व्यापार रहा होगा। ठीक है, फिर आर्य सभ्यता से गोरे और कोठे मिलते हैं। तो गोरे और कोठे इसको सूचित करते हैं। तो मतलब यहाँ पर अनाज संग्रहण की जो ये मडभांड थे वो गोरे और कोठे कहा जाता था। अनाज संग्रहण मडभांडों को गोरे और कोठे के नाम से जाना जाता था, जो से मिट्टी से बने होते थे। किससे बने होते थे? मिट्टी से। ठीक है, फिर है 6 तांबे से निर्मित यूनानी मुद्राओं के साक्ष्य यहाँ देखने को मिलते हैं और 3 मोहरें देखने को मिलती हैं। ठीक है, 6 तो मुद्राएं और 3 मोहरें देखने को मिलती हैं जो विदेशी व्यापार को सूचित करते हैं। ठीक है, यूनानी मुद्राएं हैं। ठीक है, विदेशी व्यापार को सूचित करते हैं। विदेशी व्यापार जैसे मान लो आर्य सभ्यता से कोई कच्चा माल या फिर तैयार माल वहाँ बेचा जाता था। ठीक है, यूनान में, तो वहाँ से वो मतलब मुद्रा देके वो माल खरीदते थे। ठीक है, तो यहाँ पर यूनानी मुद्रा मिलने का तात्पर्य यही है कि आर्य सभ्यता का विदेशी व्यापार मतलब यूनान से संबंध था
या यूनान से व्यापार होता था। मुद्रा के दो भाग होते थे, मतलब जैसे हेड एंड टेल होता है वैसे ही। तो एक तरफ त्रिशूल का चित्र बना होता था, ठीक है, और दूसरी तरफ अपोलो देवता, ठीक है, यूनान का एक महत्वपूर्ण देव है, देवता है, जिसको अपोलो के नाम से जाना जाता है। और उस अपोलो देवता के हाथ में तीर और पीछे तर्कस है, ठीक है, क्या है, अपोलो देवता के हाथ में तीर और पीछे तर्कस है, जो कि यूनानी भाषा में एक मुद्रा के ऊपर एक लेख भी लिखा है किनारों के ऊपर। जैसे मान लो कि ये मुद्रा है, ठीक है, तो इस तरफ अपोलो की देवता की मूर्ति हो गई, चित्र हो गया, और उसके हाथ में तीर हो गया और पीछे तर्कस, ठीक है, और इस तरफ जैसे ये बॉर्डर हो गया, तो बॉर्डर पर यूनानी भाषा में लेख भी लिखा है, ठीक है, तो उसके साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। और ये जो मुद्रा है वो धूलकूट से मिली है 1954 के अंदर। कब मिली है? 1954 के अंदर धूलकूट से मिली है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर उद्योग देख लेते हैं। सबसे बड़ा उद्योग यहाँ पे तांबे का था। किसका था? तांबे का था, क्योंकि ये संक्रमणकालीन सभ्यता थी जहाँ पे तांबे और लोहे का दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। तो उद्योग तांबे का था। सर्वाधिक तांबे के उपकरण और शस्त्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और तांबे के कुल्हाड़े का निर्माण भी यहाँ पे किया जाता था। तांबे के कुल्हाड़े, ठीक है, कुल्हाड़े कैसे आपको पता हो, जैसे लकड़ी काटा जाता है तो वो कुल्हाड़े हैं, ठीक है, तो उसका प्रमाण भी यहाँ देखने को मिलता है। तांबा गलन की भट्टियां मौजूद थी यहाँ पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आर्ट सभ्यता के अंदर यही है कि यहाँ पर तांबा जो गलाने की जो भट्टी थी, ठीक है, उसका प्रमाण देखने को मिलता है। जबकि जो गणेश्वर सभ्यता है, जिसको सारी सभ्यता, कौन सी सभ्यता? जो गणेश्वर सभ्यता है, जिसको सारी सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, उसके अंदर तांबा गलाने की जो भट्टी है उसका प्रमाण देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है गणेश्वर सभ्यता और आहार सभ्यता के अंदर। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आर्ट सभ्यता के अंदर तांबा गलन की जो भट्टी है वो मौजूद थी, जबकि गणेश्वर सभ्यता के अंदर भट्टी मौजूद नहीं है। यहाँ पर एक बैल की आकृति मिलती है, जिसको पुरातत्व वेदों ने किसकी संज्ञा दी है? बनासियल बुल की संज्ञा दी है। किसकी? बनासियल बुल की संज्ञा। अब बनासियल बुल की संज्ञा क्यों दी है? क्योंकि बनास नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई है, तो यहाँ पर मिलने वाले जो बैल की आकृति है उसको बनासियल बुल की संज्ञा दी गई है। और ये बैल की जो आकृति है वो किस शैली के अंदर और किस पद्धति के अंदर निर्मित है? तो वो टेराकोटा पद्धति के अंदर निर्मित है। कौन सी पद्धति के अंदर? टेराकोटा पद्धति के अंदर निर्मित है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया हो। अब जैसा हमने देखा था कि कालीबंगा सभ्यता के अंदर अंतिम संस्कार विधि 3 तरह से थी, ठीक है, वैसे ही आर्ट सभ्यता के अंदर भी अंतिम संस्कार तो होता ही होगा, क्योंकि लोग मरते होंगे, ठीक है, तो अंतिम संस्कार भी होता होगा। तो अंतिम संस्कार आर्ट सभ्यता के अंदर किस तरह का था? मृतक को कपड़ों और आभूषणों से सहित दफनाते थे, जिनका सिर तो उत्तर में, जैसे नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। तो जैसे कि उसके अंदर कालीबंगा सभ्यता के अंदर क्या करते थे, जैसे ऊपर की तरफ दक्षिण की तरफ पैर कर देते थे, सॉरी पश्चिम की तरफ पैर कर देते थे, और पूर्व की तरफ सिर और ऊपर की तरफ मुंह कर देते थे। तो वैसा ही अंतिम संस्कार कहाँ पर था? आर्ट सभ्यता के अंदर, क्योंकि जो आर्ट सभ्यता के जो लोग थे वो मृतक को कपड़ों और गहनों के साथ दफनाते थे। किसके साथ? कपड़ों और गहनों के साथ दफनाते थे, जिनका सिर तो उत्तर में, मतलब जैसे मान लो ये इंसान है और ये मर गया, ठीक है, तो इसका सिर तो नॉर्थ के अंदर होता था और पैरों को दक्षिण के, मतलब साउथ के अंदर दफनाया जाता था, और इसके साथ कपड़े और आभूषण भी दफनाए जाते थे। तो ये आहार सभ्यता के अंदर दफनाने का प्रमुख जो पद्धति थी वो ये थी कि कपड़े और आभूषणों के साथ इंसान को दफनाया जाता था। आर्ट सभ्यतावासी जो लोग थे वो कृषि से परिचित थे। ये गोपीनाथ शर्मा कहते हैं। कौन कहते हैं? गोपीनाथ शर्मा। और गोपीनाथ शर्मा कौन है? तो ये इतिहासकार है। तो इनके द्वारा कहा जाता है कि जो आहार सभ्यतावासी थे वो कृषि से परिचित थे। जैसे कि कालीबंगा के अंदर से अपन को जुते हुए खेत के निशान मिलते हैं, और गेहूं जैसी फसलों को एक साथ बोने के प्रमाण भी अपन को देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जवार और चावल के प्रमाण देखने को मिलते हैं। किसके? जवार और चावल के। और कालीबंगा सभ्यता के अंदर से अपन को गेहूं और जौ के देखने को मिलते हैं। वैसे ही आहार सभ्यता के अंदर अपन को जवार और चावल के प्रमाण देखने को मिलते हैं। आर्ट सभ्यता में रंगाई और छपाई के व्यवसाय भी किए जाते थे, ठीक है, रंगाई और छपाई के व्यवसाय भी किए जाते थे। यहाँ पर सभी इतिहासकार एक मत है, क्योंकि सभी इतिहासकारों का मानना है कि आहार सभ्यता के अंदर, जो कि उदयपुर के अंदर मिलती है बनास नदी के किनारे, तो वहां पर रंगाई और छपाई के जो व्यवसाय होते थे उससे भी वो लोग भली भांति परिचित थे। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर यह है कि जो आहड़वासी थे वो चक्रकूप पद्धति से पानी को सुखाने का जो पैटर्न था उसको फॉलो करते थे।
चक्रकूप पद्धति क्या है? तो पानी सुखाने की वैज्ञानिक पद्धति से वो परिचित थे। जैसे कि बरसात आ गई, ठीक है, या कोई बाढ़ आ गई, तो जैसे बनास नदी के किनारे ये विकसित थी, तो बनास नदी के अंदर कभी बाढ़ तो आई होगी, और बाढ़ आई होगी तो घरों के अंदर पानी भी गया होगा, तो घरों के अंदर जो पानी चला जाता था उसको सुखाने के लिए ये चक्रकूप पद्धति का इस्तेमाल करते थे। अब चक्रकूप पद्धति से यहाँ पे कैसे, जैसे मान लो ये घर बना हुआ है, तो आयताकार शेप में होते थे आर्य सभ्यता में जो घर थे, ठीक है, और बीच के अंदर एक कुआं बना देते थे ऐसे, और कुएं के अंदर मिट्टी से भरे घड़े रख देते थे ऐसे। अब मिट्टी से भरे घड़े रखते थे तो घरों में जो पानी भरता था वो यहाँ चला जाता था, यहाँ चल के ये घड़ों के अंदर मिट्टी सोख लेती थी पानी को, और घरों के अंदर जो पानी था वो सूख जाता था। तो इसी पद्धति को चक्रकूप पद्धति कहा जाता है आर्य सभ्यता के अंदर। घरों में से पानी बाहर निकालने हेतु और घड़ों में मिट्टी भरकर एक के ऊपर एक रखकर पानी को सोखना इस विधि के अंदर शामिल था, ठीक है। तो ये हमने देखा आहार सभ्यता के बारे में, ठीक है। क्या क्या देख लिया हमने? तो हमने देख लिया कि कहाँ विकसित होती है, किस नदी के किनारे विकसित होती है, कौन सा जिला है, प्राचीन नाम क्या है, उपनाम क्या है, कौन सी सभ्यता है, उत्खननकर्ता कौन है, ठीक है, विशेषताएं इसकी क्या क्या है, यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य अपन को देखने को मिलते हैं, कितने स्तर के अंदर इसकी उत्खनन हुआ है, और गोरे और कोटे क्या होते हैं, उद्योग कौन कौन से थे, बेल की आकृति मिलती है जो टेराकोटा पद्धति में है, अंतिम संस्कार विधि कौन सी थी। तो वो सारी चीजें हमने इसके अंदर देख ली। और सबसे इंपॉर्टेंट है चक्रकूप पद्धति, जो कि आर्य सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। फिर हम देखेंगे गणेश्वर सभ्यता, जिसकी अपन बात कर रहे थे, जहां पर तांबा गलाने की जो भट्टी वो मौजूद नहीं है, लेकिन ये ताम्रकालीन सभ्यता मानी जाती है, ठीक है। आर्य सभ्यता पर अपन को तांबा गलाने की जो भट्टी है वो मिलती है, और यहाँ पे नहीं मिलती। तो गणेश्वर सभ्यता जो है वो सीकर, राजस्थान के सीकर जिले में देखने को मिलती है। कहाँ पर देखने को मिलती है? राजस्थान के सीकर जिले में अपन को देखने को मिलती है। गणेश्वर नीम का थाना सीकर, और सीकर के अंदर जो नीम का थाना स्थान है वहां पर यह सभ्यता विकसित हुई। और कौन सी नदी के किनारे ये विकसित होती है? तो यह कांतली नदी के किनारे विकसित होती है। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा भी जा सकता है और पूछा भी गया है कि गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है, तो वो नदी है कांतली नदी। कांतली नदी के किनारे यह विकसित हुई। तो गणेश्वर सभ्यता का जो उपनाम है वो एक तो ताम्र संचयी सभ्यता है, और दूसरा है ताम्रकालीन सभ्यताओं में सर्वाधिक प्राचीन। मतलब ताम्रकालीन जो सभ्यता है जितनी भी, जैसे कालीबंगा हो गई, आहट हो गई, और भी जितनी सभ्यताएं हैं, उसमें सबसे प्राचीन अगर किसी सभ्यता को माना जाता है तो वो राजस्थान की सीकर जिले में विकसित कांतली नदी के किनारे जो विकसित गणेश्वर सभ्यता है उसको माना जाता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर तांबा गलाने की जो भट्टी है वो मौजूद नहीं है, जबकि अपन को आहट सभ्यता के अंदर तांबा गलाने की भट्टी मौजूद है। सबसे प्राचीन होने के कारण भी, ताम्रकालीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन होने के कारण भी यहाँ पर अपन को भट्टी देखने को नहीं मिलती है। तांबा गलाने की जो भट्टी है वो देखने को नहीं मिलती है। भारत में सभी ताम्रकालीन सभ्यताओं की इसको जननी भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया के अंदर ताम्रकालीन सभ्यताओं में जननी कौन सी सभ्यता को कहा जाता है, तो वो है राजस्थान की कांतली नदी के किनारे विकसित सीकर जिले की जो गणेश्वर सभ्यता है उसको कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो, ये मैं जो पढ़ाने का जो पैटर्न है, अगर वो आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो इसके जो उत्खननकर्ता है वो कौन थे? तो इसके उत्खननकर्ता सर्वप्रथम अगर किसी को देखें हम तो वो थे आर.सी. अग्रवाल, यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल, ठीक है, जो 1977 में इसका उत्खनन करते हैं। और इसका जो कालक्रम है वो रेडियो कार्बन पद्धति, जो रेडियो कार्बन पद्धति है उसके अनुसार अपन को पता चलता है कि 2800 ईसा पूर्व इसकी जो कालखंड है वो अपन को पता चलता है यहाँ से मिले साक्ष्यों के आधार पर। इसकी विशेषताओं में हम देख लेते हैं कि सर्वाधिक ताम्र उपकरण अगर किसी सभ्यता से मिलते हैं तो वो है गणेश्वर सभ्यता, ठीक है। कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता, जिसके अंदर क्या क्या मिलता है अपन को? तांबे की चूड़ियां, तांबे के फारसे, मछली पकड़ने का कांटा। मछली पकड़ने का कांटा आपको पता होगा, जैसे ये लकड़ी है, ठीक है, और यहाँ ये कांटा ऐसा होता है मछली पकड़ने का, तो इसको यहाँ जैसे सरोवर में फेंका जाता है, ठीक है, तो उससे मछली पकड़ा जाता है, ठीक है। कुल्हाड़े, बाणाग्र, बाणाग्र कौन? जैसे ये धनुष है और ये बाण हो गए, तो ये भी तांबे के थे। तीर, सुइयां, भालें, तो ये सारे ही तांबे से निर्मित थे। तो इनके अंदर जो तांबे का जो प्रतिशत था वो कितना था? 99% था। कितना था? 99%। तो इससे आपको क्या अंदाजा लगता है? तो इससे अपन अनुमान ये लगा सकते हैं कि वे लोग तांबे के अंदर किसी और धातु के मिश्रण से परिचित नहीं थे, या उनको नहीं आता था, ठीक है। तांबे के साथ अन्य धातुओं के मिश्रण से वे परिचित नहीं थे। इसी कारण से
जो यहाँ पर जो अवशेष मिलते हैं, जो साक्ष्य मिलते हैं, जो ये उपकरण मिलते हैं, उनके अंदर 99% तक तांबा पाया जाता है। भवनों का निर्माण पत्थरों से, पूर्णतः पत्थरों से निर्मित था, ईंटों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं हुआ है। तो एक विशेषता इंपॉर्टेंट ये भी है कि गणेश्वर सभ्यता के अंदर जो मकान और जो भवन बनाए गए वो पूर्णतः पत्थरों से निर्मित है, ईंटों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है मध्यभांडों और मध्यपत्र को कृपणवर्णी मध्यभांड कहा गया। मतलब जो जैसे कृपणवर्णी होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है। तो छोटे जो मिट्टी के बने जो बर्तन होते हैं, जैसे ग्लास हो गया, ठीक है, प्लेट हो गई, छोटा सा पानी का घड़ा हो गया, तो उनको कृपणवर्णी मध्यभांड कहा गया। भारत में प्रथम ताम्र उपकरण एक साथ किसी स्थान पर अगर प्राप्त हुए हैं तो वो है गणेश्वर सभ्यता के अंदर। मतलब सर्वाधिक मात्रा के अंदर ताम्र उपकरण अगर किसी स्थान पर मिलते हैं या किसी सभ्यता मिलते हैं तो वो कहाँ मिलते हैं, गणेश्वर सभ्यता के अंदर। इसीलिए भारत के अंदर अगर ताम्रकालीन सभ्यताओं में जननी किसी को कहा जाता है तो वो गणेश्वर सभ्यता को ही कहा जाता है। प्रथम और सर्वाधिक ताम्र उपकरण मिले हैं, इसलिए सभी ताम्रकालीन भारतीय संस्कृतियों की जननी गणेश्वर सभ्यता को कहा गया है। तो ये हमने आज जो पार्ट सेकंड है उसमें अपन ने क्या देखा, पार्ट फर्स्ट में तो अपन ने कालीबंगा देख लिया था, कालीबंगा सभ्यता जो कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर विकसित होती है। और पार्ट सेकंड के अंदर अपन ने क्या देखा, आहट सभ्यता के बारे में देख लिया, और देखा हमने गणेश्वर सभ्यता के बारे में जो सीकर में कांतिल नदी के किनारे विकसित होती है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के प्राचीन सभ्यताएं। तो हमने इससे पहले कौन कौन सी सभ्यताएं देख ली थी, तो हमने देख ली थी जो पार्ट सेकंड था उसके अंदर हमने देखी थी आहट सभ्यता, ठीक है, और उसकी विशेषताएं, और फिर देखा था हमने गणेश्वर सभ्यता जो सीकर जिले के अंदर विकसित हुई थी। तो आज के हम वीडियो में जो देखेंगे वो देखेंगे नगरी सभ्यता और भागोर सभ्यता, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नगरी सभ्यता। तो हमारा प्रोसेस जो होगा वो वैसा ही रहेगा जैसे कि हमने पिछली वीडियो के अंदर किया, कि पहले हम देखेंगे कि वो विकसित कौन से शहर, कौन से जिले में हुई, कौन से स्थान पर हुई, किस नदी के किनारे हुई और उसकी क्या विशेषता रही। तो ठीक है, तो उसी प्रकार हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि नगरी सभ्यता, कौन सी सभ्यता, नगरी सभ्यता कहाँ पर ये विकसित होती है, तो ये बेड़िस नदी के किनारे विकसित होती है, और जो नगरी नामक स्थान है वहां पर ये विकसित होती है। और ये नगरी नामक स्थान कहाँ पर है, तो ये है चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। अब यहाँ के जो लोग थे वो वैष्णव और भागवत जो संप्रदाय हैं उसके अनुयायी थे। वैष्णव और भागवत संप्रदाय विष्णु भगवान को समर्पित है, ठीक है। तो यहाँ से विष्णु भगवान के कुछ साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ के जो सिक्के थे उनके ऊपर लिखा था मध्यमिका निकाय शिवी जनपदस्य, ठीक है, ऐसा कुछ लेख उनके ऊपर हमें देखने को मिलता है। इसका जो प्राचीन नाम है नगरी सभ्यता का वो क्या था, मध्यमिका शिवी जनपद की जो राजधानी थी, तो इसका प्राचीन नाम अपन को मिलता है या तो नगरी या मध्यमिका, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो सिक्के मिले हैं अपन को उनके ऊपर मध्यमिका काय शिवी जनपद से लिखा हुआ है। तो मतलब यह शिवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी। पाणिनि का जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी, पाणिनि ने एक ग्रंथ लिखा है उसका नाम है अष्टाध्यायी, ठीक है। तो उसी के आधार पर कहा जाता है कि पाणिनि ने नगरी सभ्यता का उल्लेख अपने ग्रंथ के अंदर किया है, ठीक है। इसका जो उत्खनन होता है वो कौन करता है, तो इसका उत्खनन डॉक्टर डी.आर. भंडारकर द्वारा 1904 के अंदर किया जाता है सर्वप्रथम। तो यह आपको ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम अगर उत्खनन नगरी सभ्यता का किया जाता है तो वो कब किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है, तो वो डॉक्टर डी.आर. भंडारकर द्वारा 1904 के अंदर किया जाता है। अब देख लेते हैं इसकी विशेषताएं। तो यहाँ से अपन को भागवत या जो वल्लभ संप्रदाय है या वैष्णव संप्रदाय है उसका मंदिर मिलता है। और ये जो मंदिर है वो संपूर्ण राजस्थान में, मतलब पूरे राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीनतम मंदिर माना जाता है। तो ये आप ये इन्फॉर्मेशन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि नगरी सभ्यता के अंदर से जो वैष्णव संप्रदाय का मंदिर मिला है वो संपूर्ण राजस्थान के अंदर, सब पे गौर कीजिए, इंडिया के अंदर नहीं, संपूर्ण राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीनतम मंदिर माना जाता है। इसका जो निर्माण है, इस मंदिर का निर्माण 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुंग राजवंश द्वारा इसको बनवाया गया था, इसलिए इसको शुंगकालीन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी खोज किसने की थी, तो डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने इसको खोजा था। तो ये 3 चीजें इस मंदिर के बारे में आपको ध्यान रखना है जो कि नगरी सभ्यता के अंदर है। कौन सा मंदिर है, वैष्णव संप्रदाय को समर्पित है, और ये राजस्थान के अंदर
सबसे प्राचीनतम मंदिर माना जाता है वैष्णव संप्रदाय का। मंदिरों में नहीं, सिर्फ वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। 2वीं शताब्दी में शुंग वंश के शासकों द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है, इसलिए इसको शुंगकालीन मंदिर भी कहा जाता है। और डॉक्टर D.R. भंडारकर द्वारा इसे खोजा गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस मंदिर के पास से 2 शिलालेख मिलते हैं अपन को। क्या मिलते हैं? और शिलालेख किसे कहते हैं? तो शिलालेख उसे कहते हैं जो शिलाओं पर जो लेख लिखा मिलता है, तो उनको शिलालेख कहा जाता है, जिसके अंदर या तो किसी शासक की जानकारी होती है, शासक के समय की जानकारी होती है, या फिर शासक के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों और उसके द्वारा किए गए कार्यों की एक लिस्ट वाइज जानकारी अपन को देखने को मिलती है, तो उसको लेख कहते हैं। तो सर्वप्रथम डॉक्टर D.R. भंडारकर द्वारा पढ़ा गया किसको? जो गोसुंडी शिलालेख है। ठीक है, 2 लेख मिलते हैं, एक तो गोसुंडी शिलालेख मिलता है और एक हाथीपाड़ा का शिलालेख मिलता है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो गोसुंडी शिलालेख है और जो हाथीपाड़ा का शिलालेख है वो कौन सी सभ्यता, राजस्थान की कौन सी प्राचीन सभ्यता से मिलता है? तो वो नगरी सभ्यता के अंदर से मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो गोसुंडी शिलालेख है उसको सर्वप्रथम अगर किसी ने पढ़ा तो वो कौन थे? तो वो डॉक्टर D.R. भंडारकर थे, जिन्होंने नगरी सभ्यता का उत्खनन भी किया। राजस्थान का वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है ये, क्योंकि जब मंदिर ही सबसे प्राचीन था वैष्णव संप्रदाय का, तो शिलालेख भी सबसे प्राचीनतम है। ठीक है, फिर है हाथीपाड़ा का शिलालेख। ये दोनों शिलालेख 1887 में खोजे गए, किसके द्वारा? श्यामल दास ददीवाड़िया द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है, खोजे तो किसके द्वारा गए? श्यामल दास ददीवाड़िया द्वारा। ठीक है, और अगर पढ़ा जाता है तो वो किसके द्वारा पढ़ा जाता है? तो डॉक्टर D.R. भंडारकर के द्वारा पढ़ा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये उसी को मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा है यहाँ पर, तो इन्फॉर्मेशन सेम ही है, बस सिंप्लीफाई करके मैंने लिखा है कि अगर सर्वप्रथम खोज करता अगर 1887 के अंदर किसने खोजा गोसुंडी शिलालेख को? तो श्यामल दास ददीवाड़िया ने लिखा। और श्यामल दास ददीवाड़िया का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि श्यामल दास ददीवाड़िया द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया। सर्वप्रथम अगर गोसुंडी शिलालेख को पढ़ा जाता है तो वो किसके द्वारा पढ़ा जाता है? तो डॉक्टर D.R. भंडारकर के द्वारा वो पढ़ा जाता है। और राजस्थान में वैष्णव या भागवत संप्रदाय का प्राचीनतम शिलालेख अगर कहीं से मिलता है तो वो नगरी सभ्यता के अंदर से मिलता है, और उस शिलालेख का नाम क्या है? तो वो उस शिलालेख है गोसुंडी शिलालेख। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है जो अपन ने पढ़ा नगरी सभ्यता के बारे में। दूसरी सभ्यता है हमारी कौन सी? बागोर सभ्यता। कौन सी है? बागोर सभ्यता। तो बागोर जो सभ्यता है वो अपन को भीलवाड़ा के बागोर नामक स्थान से मिलती है, और ये कोठारी नदी के किनारे विकसित होती है। कौन सी नदी के किनारे विकसित होती है? तो ये भीलवाड़ा की कोठारी नदी के किनारे विकसित होती है। ठीक है, भीलवाड़ा में बागोर नामक स्थान पर ये अपन को देखने को मिलती है। ठीक है, इसके जो उत्खनन करता मतलब जैसे मान लो ये कोई साइट है। ठीक है, तो इसको धीरे धीरे मतलब जो छोटे औजार होते हैं उससे इसको खोदा जाता है। ठीक है, और यहाँ से जो मिलने वाले जो साक्ष्य होते हैं, ठीक है, अवशेष होते हैं, उनके आधार पर किसी सभ्यता की जो विशेषता है उनके बारे में पता लगाया जाता है, कालखंड के बारे में पता लगाया जाता है, और यहाँ पर किस प्रकार का सामाजिक परिवेश रहा होगा, सभी प्रकार की जो सारी विशेषता है वो इनके आधार पर ही, मिले साक्ष्यों के आधार पर ही निर्धारित की जाती है। तो इसलिए उत्खनन इंपॉर्टेंट है। तो उत्खनन करता सर्वप्रथम अगर किसी ने इस सभ्यता को, बागोर सभ्यता को खोजा है तो वो कौन थे? डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र, और इनके जो सहयोगी थे वो थे डॉक्टर L.S. लेस्निक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बागोर सभ्यता को अगर किसी ने सर्वप्रथम खोजा तो वो कौन थे? डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र, और इनके जो सहयोगी थे वो कौन थे? डॉक्टर L.S. लेस्निक। आहट सभ्यता के समान ही यहाँ पर अवशेषों की प्राप्ति होती है। आहट सभ्यता हमने देखा था। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि आहट सभ्यता कौन से जिले के अंदर है और ये किस नदी के किनारे विकसित होती है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बागोर सभ्यता के अंदर ये है कि यहाँ से महासतियों के टीला प्राप्त होता है, महासतियों का टीला। तो बागोर सभ्यता के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है, और यह बागोर सभ्यता का पुरातत्व स्थल है, मतलब सबसे प्राचीन अगर स्थल है तो वो है महासतियों का टीला, जहाँ से बागोर सभ्यता की जो प्रमाणिक जानकारी यहाँ से अपन को देखने को मिलती है। फिर है राजस्थान में कृषि और पशुपालन के अगर साक्ष्य मिलते हैं सबसे प्राचीनतम, तो वो बागोर सभ्यता से ही मिलते हैं। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है कि बागोर सभ्यता से कृषि और पशुपालन के जो साक्ष्य मिलते हैं राजस्थान में वो कहाँ से मिलते हैं? बागोर सभ्यता से अंदर मिलते हैं। यहाँ के जो उपकरण और अवशेष हैं वो मध्य पाषाण काल के प्राप्त हुए। कौन से? मध्य पाषाण काल के। मतलब मध्य पाषाण काल के तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जो उपकरण थे वो थोड़े छोटे और थोड़े धारदार बनने लग गए थे मध्य पाषाण में।
पत्थरों से अपने औजार और शस्त्रों का निर्माण करते थे। कौन कौन करते थे? बागोर सभ्यता वासी। इसलिए इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बागोर सभ्यता को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की वह कौन सी प्राचीन सभ्यता है जिसको आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है, तो वो है बागोर सभ्यता। ठीक है। और ये कहाँ देखने को मिलती है अपन को? भीलवाड़ा के बागोर में, जो कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई थी। ठीक है। तो कोई भी सभ्यता जो प्राचीन सभ्यता है वो किसी न किसी नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। तो ये डायरेक्ट वनडे एग्जाम के अंदर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, या कौन से स्थान पर या कौन से जिले के अंदर ये विकसित हुई थी, या इसके उत्खननकर्ता कौन थे। ठीक है। जैसे कि हाल ही के अंदर जो लैब असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर आपसे पूछा गया था कि कालीबंगा सभ्यता के जो उत्खननकर्ता थे वो कौन थे। ठीक है। तो हमने पढ़ा कि कौन थे? अमलानंद घोष थे। ठीक है। तो ये हमने बागोर सभ्यता देख ली। अब नेक्स्ट सभ्यता क्या है अपनी? तो नेक्स्ट है रेड सभ्यता। कौन सी है? रेड सभ्यता। ये RED वाला रेड नहीं है, ये रेड सभ्यता है। ठीक है। सिविलाइजेशन है रेड सिविलाइजेशन। तो ये टोंक के अंदर एक स्थान है रेड नामक। ठीक है। वहां पर ये नदी ये सभ्यता देखने को उनको मिलती है, और ये डील नदी के किनारे देखने को मिलती है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं, रेड में डै आता है, तो डै से डील नदी किनारे। ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। जो रेड सभ्यता है वो टोंक के अंदर देखने को मिलती है, और वो डील नदी के किनारे देखने को मिलती है। इसके जो उत्खनन करता है वो है दयाराम साहनी और केदारनाथ पुरी। कौन है? दयाराम साहनी और केदारनाथ पुरी इसके उत्खनन करता है। अब ये सभ्यता इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां से मालव गणराज्य के सिक्के मिले हैं। कौन से गणराज्य के? मालव गणराज्य के, जो कि 16 महाजनपदों में से एक था। ठीक है। चांदी की आहत मुद्राएं यानी कि पंचमार्क मुद्राओं की प्राप्ति हुई है। मतलब अगर कहीं भी आपसे पंचमार्क पूछे जाए, पंचमार्क मुद्राएं पूछे जाए या फिर आहत मुद्राएं पूछी जाए, तो आपको बिना सोचे समझे चांदी का ही दिमाग में, चांदी की ही धातु मतलब चांदी से निर्मित मुद्रा ही दिमाग में लानी है, क्योंकि पंचमार्क और आहत मुद्राएं उनको ही कहा जाता है जो चांदी से निर्मित होती है। ठीक है। और लोहे सामग्री की भी प्राप्ति होती है। ठीक है। तो यहाँ से 3 विशेषताएं ये हैं कि ये एक तो ये मालव गणराज्य के सिक्के मिले हैं, दूसरा ये है कि चांदी की आहत मुद्राएं या पंचमार्क मुद्राएं की प्राप्ति हुई है, और तीसरा ये कि यहाँ से लोहे सामग्री के जो सामग्री है वो प्राप्त हुई है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि एशिया में सर्वाधिक सिक्के पंचमार्क सिक्के यानी कि चांदी से निर्मित जो सिक्के हैं, पंचमार्क सिक्के हैं, आहत मुद्राएं हैं, उसका भंडार अगर कहीं मिला है तो वो है रेड सभ्यता, जहां पर एक स्थान पर सर्वाधिक चांदी के पंचमार्क सिक्कों की प्राप्ति हुई है, और उनकी संख्या है लगभग 3075। मतलब लगभग 3075 सिक्के एक स्थान पर मिले हैं। तो वो कौन सी सभ्यता है? रेड सभ्यता है। जो एशिया मतलब पूरा एशिया के अंदर, चाइना आ गया, रशिया आ गया, ठीक है, इंडिया और सारा मतलब सब कुछ आ गया उसके अंदर, एशिया के अंदर। तो उसके अंदर अगर सर्वाधिक पंचमार्क सिक्के अगर कहीं पे मिले हैं तो राजस्थान की रेड सभ्यता से मिले हैं, जो कि टोंक में डील नदी के किनारे विकसित हुई है। कितने मिले हैं? 3075। इसलिए रेड सभ्यता को भारत या राजस्थान का टाटा नगर भी कहा गया है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि वह कौन सी सभ्यता है जिसको भारत या राजस्थान का टाटा नगर की संज्ञा दी जाती है? तो वो है रेड सभ्यता। यहां पर बंदर के समान यानी कि जो मंकी होता है उसके समान बर्तन देखने को मिले हैं। बर्तन, ठीक है, बर्तन देखने को मिले हैं। मण मूर्तियां और मथुरा कला की छाप देखने को मिली है। ठीक है, मथुरा कला की छाप देखने को मिलती है। मण मूर्तियां किन्हें कहते हैं? जो छोटी छोटी मूर्तियां बनाई जाती है उनको मण मूर्तियां कहते हैं। आलीशान इमारतों के अवशेष मिले हैं। आलीशान इमारतें जैसे कि आप अभी आधुनिक काल के अंदर जो अपनी वर्तमान काल चल रहा है उसके अंदर जैसे हाई राइज बिल्डिंग हो गई, ठीक है, उनके अंदर विशेष सुख सुविधाएं हैं। तो उसी प्रकार की उस जमाने के अकॉर्डिंग आलीशान इमारतों के अवशेष मिलते हैं जिसके अंदर सभी प्रकार की सुविधाएं मौजूद थी। वो अपन को कहाँ देखने को मिलती हैं? तो वो रेड सभ्यता के अंदर देखने को मिलती है। हवन सिक्कों पर यूनानी शासक अपोलोडोटस का एक खंडित सिक्का भी प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से जो सिक्का मिला है तो उसे अनुमान ये लगाया जा सकता है कि यूनान से व्यापारिक संबंध थे, ठीक है, या फिर व्यापारिक संबंध ना भी हो तो वहां से आवाजाही होती थी, मतलब ट्रांसपोर्टेशन होता था। तो जो हवन सिक्का है वहां से यूनानी शासक अपोलोडोटस का एक खंडित सिक्का भी देखने को मिला है। ठीक है, तो ये हमने देखी रेड सभ्यता। अब रेड सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता है? तो वो है रंगमहल सभ्यता। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे।
तो जो रंग महल सभ्यता है उसका जो कालखंड है वो है 1000 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी। ठीक है, तो हम ईसा पूर्व से अब ईस्वी में प्रवेश करते हैं। कौन सी सभ्यता के साथ? रंग महल सभ्यता के साथ, जो कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर विकसित होती है। ठीक है, कौन से जिले के अंदर? हनुमानगढ़ जिले के अंदर। और ये कौन सी नदी के किनारे विकसित होती है? तो ये सरस्वती नदी या गग्गर नदी के किनारे विकसित होती है। तो यह आपको ध्यान रखना है। सैंधवकालीन सभ्यता के अवशेष यहाँ से मिलते हैं, कुषाणकालीन सभ्यता के भी अवशेष मिलते हैं और पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। तो ये सभ्यता क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से 3 सभ्यताओं के अवशेष अपन को देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? तो सैंधवकालीन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के, कुषाणकालीन जो कनिष्क था, हुविस्क था, कुजुल कडफिशस था। ठीक है, तो वो फिर है गुप्तकालीन। ठीक है, चंद्रगुप्त, तो वो सारे यहाँ से अवशेष इनको देखने को मिलते हैं। 3 सभ्यताओं के यहाँ अवशेष देखने को मिलते हैं। योद्धव गणराज्य की राजधानी जो रंग महल थी वो योद्धव गणराज्य की राजधानी थी। और योद्धव गणराज्य क्यों कहा जाता था इसे? क्योंकि यहाँ से योद्धा सैनिकों की अधिकता अधिक थी। ठीक है, मतलब सैनिकों की जो योद्धा थे, सैनिक थे, उनकी अधिकता यहाँ से अधिक थी, इसलिए इसको योद्धव गणराज्य की राजधानी कहा गया। उत्खनन के दौरान मण मूर्तियों पर गांधार शैली की छाप देखने को मिलती है। जैसे कि हमने देखा कि जो रेड सभ्यता थी उसके अंदर अपन को मथुरा कला शैली की छाप देखने को मिलती है, वैसे ही जो रंगमहल सभ्यता है, ठीक है, उसके सिक्कों पर या उसके मण मूर्तियों पर यानी मध्य बाण पर जो छोटी छोटी मूर्तियां थी उनके ऊपर अपन को गांधार शैली की छाप देखने को मिलती है। तो यह आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है कि कुछ पंचमार्क सिक्कों की प्राप्ति होती है। हालांकि यहाँ से सिक्के कुछ खास नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ पंचमार्क सिक्के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पंचमार्क मतलब वही चांदी की यानी कि सिल्वर की, जो सिल्वर धातु है उससे निर्मित सिक्के। कनिष्क प्रथम जो कि कुषाणकालीन शासक था, और तृतीय, ठीक है, कनिष्क प्रथम और तृतीय के काल के कुछ सिक्के भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वासुदेव काल के सिक्कों की यहाँ से प्राप्ति होती है, जो कि चौहान वंश की जानकारी मिलती है, क्योंकि वासुदेव चौहान था। ठीक है, तो उसी के काल के सिक्के मिलते हैं जो चौहान वंश की जानकारी को दर्शाते हैं। चावल की खेती यहाँ देखने को मिलती है, और क्योंकि चावल मुख्य भोजन के अंदर शामिल था, इसलिए यहाँ पर चावल की खेती सर्वाधिक होती थी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वह कौन सी सभ्यता है, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है, जिसके अंदर जो चावल है वो मुख्य भोजन का भाग था। तो वो है कौन सी सभ्यता? रंग महल सभ्यता। यहाँ के जो उत्खनन करता थे वो कौन थे? डॉक्टर हन्नारिड के निर्देशन पे यहाँ पर उत्खनन किया गया। डॉक्टर हन्नारिड कहाँ के थे? तो वो थे स्वीडन के। कहाँ के थे? स्वीडन के थे। तो ये हमने देख लिया रंगमहल सभ्यता। अब एक छोटी सी सभ्यता और है, पीलीबंगा सभ्यता, तो वो भी हम देख लेते हैं। कौन सी सभ्यता? पीलीबंगा सभ्यता। तो पीलीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले के अंदर ही मिलती है अपन को देखने, और सरस्वती और घग्गर नदी के किनारे ही ये विकसित होती है। तो इसके अंदर 3-4 फैक्ट हैं जो आप देख लीजिए एक बार। ये यहाँ से सिंधु सभ्यता के अवशेष देखने को मिलते हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके अवशेष देखने को मिलते हैं। विशेष प्रकार का घड़ा देखने को मिलता है। घड़ा मतलब जैसे मिट्टी का बना होता है, ठीक है, तो ये विशेष प्रकार का घड़ा। विशेष प्रकार क्यों कहा है? क्योंकि इस घड़े पर अलंकरण देखने को मिलता है। ठीक है, और बाबा रामदेव का मंदिर में यहाँ से मिला है। बाबा रामदेव जो कि पीर बाबा भी कहा जाता है जिसे, और पंच पीरों के अंदर शामिल है। ठीक है, तो पंच पीरों के अंदर बाबा रामदेव शामिल हैं और इनको पीर बाबा भी कहा जाता है। तो पीलीबंगा सभ्यता से हमको बाबा रामदेव का मंदिर देखने को मिलता है, और यहाँ से पीपल वृक्ष का प्रमाण भी मिलता है। तो मतलब पीपल वृक्ष का प्रमाण मिलने का तात्पर्य यह है कि ये पीपल वृक्ष की पूजा करते थे, यानी कि प्रकृति प्रेमी थे। ठीक है, पीलीबंगा सभ्यता के लोग। तो आज हमने कौन कौन सी सभ्यता देख ली? हमने देखी, सबसे पहले तो हमने कौन सी देखी? नगरीय सभ्यता। ठीक है, फिर देखी हमने बागोर सभ्यता और रेड सभ्यता, रंगमहल सभ्यता और पीलीबंगा सभ्यता। तो ये प्रमुख 5 सभ्यताएं हमने आज देख ली है पार्ट 3 के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू। वेलकम टू बेस्ट प्लस अफेयर्स। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। तो हमने पार्ट 3 तक मैंने अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, और मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो हमने इससे पहले जो पार्ट 3 हमने अपलोड कर दिए हैं उसके अंदर क्या क्या पढ़ लिया? तो हमने पढ़ लिया
इतिहास के बारे में, ठीक है। 3 पार्ट के अंदर इसको डिवाइड किया गया, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। उसके बाद अपन ने पढ़ा कालीबंगा सभ्यता के बारे में और उसकी विशेषताओं के बारे में कि कहाँ पे विकसित होती है, कौन सी नदी के किनारे ये विकसित होती है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो। फिर पढ़ा आहट सभ्यता। फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ा कालीबंगा और सेकंड पार्ट में आहट सभ्यता, ठीक है, उसकी विशेषताएं, और गणेश्वर सभ्यता पढ़ा। और थर्ड पार्ट के अंदर हमने पढ़ा नगरी सभ्यता, बागोर सभ्यता, रेड सभ्यता और रंग महल सभ्यता। तो ये 4 सभ्यता स्थल पढ़ी हमने थर्ड पार्ट के अंदर। तो आज के पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं बेराट या विराटनगर सभ्यता, सोनारी सभ्यता और कुछ छोटी छोटी और सभ्यता स्थल हैं, तो उनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले विराटनगर सभ्यता के साथ। तो क्या है विराटनगर सभ्यता और कहाँ विकसित होती है ये? तो विराटनगर सभ्यता, जिसका अन्य नाम विराटनगर सभ्यता, जिसका महाभारत के अंदर अपन को उल्लेख मिलता है, और ये विराटनगर जयपुर में मिलती है अपन को, ठीक है। और ये कौन सी नदी के किनारे विकसित होती है? तो ये बाणगंगा नदी के किनारे विकसित होती है। कौन सी नदी के किनारे? बाणगंगा नदी के किनारे, जिसको ताला नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसको अर्जुन की गंगा नदी के किनारे, ठीक है, अर्जुन की गंगा भी बोलते हैं इसको, बाणगंगा या ताला नदी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मत्स्य जनपद की राजधानी बेराट थी, ये हमको इसकी जानकारी मिलती है। और सर्वप्रथम इसका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? तो हमें महाभारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा साहित्यिक ग्रंथ है, कौन है? महाभारत, वहां पे अपन को देखने को मिलता है। और यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बुना हुआ वस्त्र के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं, बुने हुए वस्त्र, ठीक है। तो सर्वप्रथम उल्लेख महाभारत में देखने को मिलता है किसका? विराटनगर और विराटनगर सभ्यता का। जयपुर राज्य सवाई राम सिंह द्वितीय, जो जयपुर राज्य के जो शासक थे सवाई राम सिंह द्वितीय, उनके काल के अंदर इसका उत्खनन करवाया गया। और सवाई राम सिंह द्वितीय ने ही 1857 की क्रांति भी हुई थी। तो ये भी एक एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है कि सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में ही 1857 की क्रांति हुई थी राजस्थान में। और सवाई राम सिंह द्वितीय ने ही जब जयपुर के अंदर प्रिंस वेल्स आते हैं 1876 के अंदर, तो वे जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाते हैं और तब से ही जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाता है। तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके जो उत्खनन करता थे वो कौन थे? तो वो थे राय बहादुर दयाराम साहनी। 1936-37 के अंदर इसको उत्खनन किया सर्वप्रथम, ठीक है। तो सर्वप्रथम इनके पश्चात सर्वेक्षण किया गया। तो अगर उत्खनन करता पूछे तो आपको दयाराम साहनी लिखना है विराटनगर सभ्यता का, और अगर सर्वेक्षण पूछे तो आपको कैलाश दीक्षित या नील रत्न बनर्जी आपको आंसर देना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं इसकी विशेषताएं, ठीक है। तो क्या विशेषता रही विराटनगर सभ्यता के अंदर, अपन को क्या क्या विशेषता देखने को मिलती है? तो यहाँ से अपन को 3 पहाड़ियों के प्रमाण देखने को मिलते हैं। अब वो 3 पहाड़ियां कौन कौन सी है? तो एक तो है बीजक की पहाड़ी, काफी नाम सुना होगा आपने इसको, एक है गणेश डूंगरी और एक है भीम डूंगरी। तो बीजक की पहाड़ी से अपन को 2 शिलालेख देखने को मिलते हैं। नाम तो दोनों का एक ही है, भब्रू शिलालेख, लेकिन वो अलग अलग समय पर खोजे गए, इसलिए उसको 2 शिलालेख माना जाता है। तो भब्रू शिलालेख प्रथम किसके द्वारा खोजा गया है ये? तो ये 1837 में कैप्टन रॉबर्ट के द्वारा ये खोजा जाता है। किसके द्वारा? 1837 में कैप्टन रॉबर्ट के द्वारा भब्रू शिलालेख प्रथम खोजा गया है। कहाँ से? बीजक की पहाड़ी से, ठीक है। तो इससे अपन को क्या मिलता है? कौन कौन से साक्ष्य देखने को मिलते हैं? तो इससे अपन को मिलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो बुस्तुपिदन में थी, और जो विराटनगर सभ्यता के अंदर जो ये लेख लिखा है भब्रू शिलालेख, वो भी बुस्तुपिदन शैली के अंदर लिखा हुआ। और यहाँ पर इस शिलालेख से अपन को ये भी देखने को मिलता है कि गौ हत्या पर प्रतिबंध यहाँ पर लगाया गया था, ठीक है। इस स्थान पर गौ हत्या का प्रतिबंध लगाया गया था। और यहाँ से अशोक के धम्म, संघ और बुद्ध, जो 3 अशोक के जो 3 मंत्र थे, धम्म, बुद्ध और संघ, वो भी देखने को मिलते हैं। और मगध राजा, जो मगध का जो राजा घोषित किया गया था, ठीक है, तो हमको धम्म, संघ और बुद्ध देखने को मिलते हैं इनसे भब्रू शिलालेख प्रथम से। और मगध राजा किसको बताया गया है? तो अशोक को भब्रू शिलालेख में मगध का राजा बताया गया है। और इसको बौद्ध अनुयायी भी कहा गया है, मतलब ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, मतलब बौद्ध धर्म को ये संरक्षण देता था। तो हम इस बात से ये अंदाजा भी लगा सकते हैं कि उसने अपने पुत्री और पुत्र को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने, ठीक है। किसको? अशोक ने, ठीक है। तो ये हो गया जो भब्रू शिलालेख प्रथम था 1837 में कैप्टन रॉबर्ट ने जिसको खोजा था, ठीक है।
अब जो ये वर्तमान के अंदर जो बबरू शिलालेख प्रथम है वो कहाँ पर है, तो वो है कोलकाता संग्रहालय के अंदर है। कब से 1840 से, ठीक है। और कोलकाता का है, पश्चिम बंगाल में है, और ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री है वर्तमान में। फिर है बबरू शिलालेख द्वितीय, ठीक है। किसने खोजा था इसको, इसको खोजा था कार्लाइल ने 1871-72 के अंदर। कब खोजा था, 1871-72 के अंदर इसको खोजा था। तो ये हो गए बीजेपी पार्टी से मिलने वाले कुछ शिलालेख। और यहां से सोने का एक कलश मिला है जिसके अंदर बुद्ध के अवशेष मिले हैं, ठीक है। क्या मिला है, सोने का कलश मिला है, ठीक है, और उसके अंदर बुद्ध के अवशेष मिले हैं। किसके काल में, राम सिंह द्वितीय के काल में, जो कि जयपुर के शासक थे। फिर है गणेश डूंगरी, जिससे कुछ खास समझ को मिलता नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि गणेश डूंगरी है, और यहाँ से भी कुछ प्रमाण देखने को मिलते हैं। भीम डूंगरी, यहाँ से हमको भीमलत तालाब देखने को मिलता है, और ये माना जाता है कि भीम ने अपने पैरों से, मतलब पैर से ऐसे जमीन के ऊपर मारकर वहां पर इतना बड़ा गड्ढा कर दिया था, ठीक है, और ताकि मतलब तालाब बन गया, मतलब प्यास लग रही थी तो भीम ने तालाब बना दिया, ठीक है, अपने लात मारकर। तो इसलिए इसको भीमलत तालाब भी कहा जाता है, जो कि भीम डूंगरी के ऊपर है। और यहाँ से महाभारत कालीन अवशेष देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और विराटनगर बैराट सभ्यता से 1999 में बौद्ध विहारों की प्राप्ति होती है। और विहार क्या होते हैं, तो विहार जहां पर बौद्ध भिक्षु रुकते हैं, ठीक है, विश्राम करते हैं, वो विहार कहलाते हैं। तो विहार और चैत्य मैंने आपको बता रखा है, तो वहाँ वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। जो एंशियंट मिडाइवल हिस्ट्री है इंडिया की, वहां से जाके आप देख सकते हैं। मथुरा शैली में गौतम बुद्ध की प्रतिमा भी यहाँ से प्राप्त होती है। तो विराट और बैराट नगर सभ्यता से मथुरा कला के अंदर जो गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा है वो भी देखने को मिलती है। सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष अगर कहीं से मिलते हैं तो वो बैराट नगर सभ्यता से मिलते हैं। संकलिपि और यूनानी सिक्का भी यहाँ से देखने को मिलता है। तो ये हमने पढ़ा बैराट सभ्यता के बारे में, ठीक है। एक और देख लेते हैं। दयाराम साहनी के अनुसार, किसके अनुसार, दयाराम साहनी के अनुसार हुण शासक मिहिर कुल ने मंदिरों और स्तूपों को नष्ट करवा दिया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है बैराट सभ्यता के अंदर कि वह कौन सा शासक था, ठीक है, जो दयाराम साहनी के अनुसार मंदिरों और स्तूपों को नष्ट करवा दिया था। तो वो थे हुण शासक मिहिर कुल, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर हम नेक्स्ट सभ्यता जो पढ़ेंगे वो है सुनारी सभ्यता। कौन सी सभ्यता, सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता, सुनारी जो झुंझुनू के अंदर सुनारी स्थान है वहां पर विकसित होती है। कहां पर विकसित होती है, झुंझुनू के सुनारी स्थान के ऊपर। उत्खनन इसका 1980-81 के अंदर राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा करवाया जाता है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका उत्खनन 1980-81 के अंदर राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा करवाया जाता है। और भारत में सर्वप्रथम लोहे बनाने की प्राचीनतम भट्टियों के साक्ष्य यहाँ देखने को मिलते हैं। राजस्थान में ही नहीं बल्कि इंडिया के अंदर पूरे संपूर्ण भारत में सर्वप्रथम लोहे बनाने की प्राचीनतम भट्टियों के साक्ष्य अगर कहीं से मिलते हैं तो वो है सुनारी सभ्यता, जो अपन को कहां से मिलती है, झुंझुनू के सुनारी नामक स्थान से। यहां से लोहे से बना एक कटोरा देखने को मिलता है और तीर और भाले भी लोहे से निर्मित यहाँ पे किए जाते थे। मौर्यकालीन सभ्यता के यहाँ अवशेष देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मौर्यकालीन सभ्यता के 4 स्थानों से अवशेष देखने को मिलते हैं। अब वो 4 स्थान कौन कौन से हैं, जो मतलब सभ्यता भी है। विराटनगर जो जयपुर से मिली, जो अपन ने जस्ट अभी पढ़ा। सुनारी सभ्यता जो अपन पढ़ रहे हैं झुंझुनू से। नोहा भरतपुर से जो हम पढ़ने वाले हैं। और जोधपुरा जयपुर। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि जोधपुरा नाम है तो जोधपुर में होगी, नहीं ऐसा नहीं है, जोधपुरा है ये, तो वो जयपुर में ही है। ये भी एक सभ्यता स्थल है जो हम आगे भी पढ़ेंगे। तो मौर्यकालीन सभ्यता के साथ साथ यहाँ से सुंग और कुषाणकालीन शासकों के भी अवशेष देखने को मिलते हैं। तो ये थी सुनारी सभ्यता जो अपन को कहाँ से मिलती है, झुंझुनू से। और लोहे बनाने की जो प्राचीनतम भट्टियों के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से देखने को मिलती है अपन को, वो मिलते हैं सुनारी सभ्यता के अंदर से, ठीक है। तो ये हमने देखी सुनारी सभ्यता। फिर नेक्स्ट सभ्यता कौन सी है अपनी, तो वो है बालाथल सभ्यता। कौन सी है, बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता उदयपुर के अंदर अपन को देखने को मिलती है। और जो बालाथल था वो वल्लभ नगर तहसील, ठीक है, बालाथल की वल्लभ नगर तहसील के अंदर अपन को, जो बालाथल सभ्यता है वो वल्लभ नगर तहसील के अंदर देखने को मिलती है, जो कि कहां पर है, उदयपुर के अंदर। और इसको उत्तर ताम्रकालीन सभ्यता कहा जाता है। जैसे गुप्त काल था, अब गुप्त के बाद क्या आता है, गुप्तोत्तर काल। वैसे ही मौर्य काल था,
तो मौर्य के बाद क्या आता है, मौर्योत्तर काल। और वैसे ही जैसे ताम्रकालीन सभ्यता थी, जैसे हड़प्पा हो गई, मोहनजोदड़ो हो गई, ठीक है, कालीबंगा हो गई, तो उसके बाद का जो काल आता है वो उत्तर ताम्रकालीन सभ्यता आता है। मतलब जो तांबे के जो उपकरण थे उसके बाद लोहे की खोज हो गई थी, और लोहे की खोज के बाद लोहे के उपकरण बनने लग जाते हैं, इसलिए बालातल जो सभ्यता है वो उत्तर ताम्रकालीन सभ्यता कहा जाती है। ठीक है, अब इसको 4 भागों में बांटा जाता है बालातल सभ्यता के अंदर। कौन कौन से? एक तो ये है कि इसके अंदर एक तो बुना हुआ वस्त्र देखने को मिलता है, जो कि विराटनगर के पश्चात बालातल सभ्यता के अंदर ही देखने को मिलता है। मतलब पहला मिला विराटनगर सभ्यता के अंदर या विराट सभ्यता में, और दूसरा अपन को मिलता है बालातल सभ्यता के अंदर। और यहीं से एक कंकाल मिला है जो 4000 वर्ष पुराना है। ठीक है, जहां से अपन को ये पता चलता है कि कुष्ठ रोग का सबसे पुरातन प्रमाण देखने को मिलता है। ठीक है, कुष्ठ रोग आप जानते होंगे, जिनके जैसे उंगलियां ऐसे टेढ़ी हो जाती है, उनको वो कुष्ठ रोग से पीड़ित होते हैं। ठीक है, तो जो कंकाल मिला है 4000 वर्ष पुराना बालातल सभ्यता से, उससे पता चलता है कि कुष्ठ रोग सबसे, मतलब कुष्ठ रोग उस जमाने में भी हुआ करते थे, और सबसे पुरातन प्रमाण अगर देखने को मिलते हैं कुष्ठ रोग के, तो बालातल सभ्यता से ही देखने को मिलते हैं। लोहे का प्रयोग यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे का प्रयोग यहाँ से स्टार्ट हो गया था। यहाँ से अपन को गाय और बैल की मण मूर्तियां देखने को मिलती है, जैसे कि अपन ने आर्ट सभ्यता के अंदर पढ़ा था वैसे ही। ठीक है, आर्ट सभ्यता के अंदर अपन को जो बैल की जो मण मूर्ति देखने को मिलती है उसको बनासियल बुल के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर जो बैल की जो मण मूर्ति मिलती है उसको बालाथल बुल की संज्ञा दी गई है। कौन से बुल की? बालाथल बुल की संज्ञा दी गई। आर्ट सभ्यता के समान यहाँ अवशेषों की प्राप्ति होती है, जैसे कि आर्ट सभ्यता के अंदर देखने को मिलती है, और दुर्ग जैसी इमारतों के यहाँ अवशेष देखने को मिलते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट अगर अपन कोई देखने को मिलता है अवशेष, तो वो 11 भवनों का एक कमरा देखने को मिलता है। मतलब काफी विशाल कमरा है जिसके अंदर 11 भवन है। कितने हैं? 11 भवन। तो वो भी बालाथल सभ्यता से ही देखने को मिलता है। तो ये हमने पढ़ा बालाथल सभ्यता, जो कि उदयपुर से अपन को प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे ओजियाना सभ्यता। कौन सी सभ्यता? ओजियाना सभ्यता। कहाँ से देखने को मिलती है ये अपन को? तो ये भीलवाड़ा से देखने को मिलती है। आर्ट सभ्यता के संबंधित अवशेषों की प्राप्ति होती है। तो आर्ट सभ्यता इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि लगभग आने वाली जितनी भी सभ्यता हैं वो आर्ट सभ्यता से मिलती जुलती है। मतलब जो वहाँ से मिलने वाले जो अवशेष हैं वो आर्ट सभ्यता से मिलते जुलते हैं, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी अपन को गाय और बैल की मन मूर्तियाँ मिलती हैं, और बैल की जो मन मूर्ति मिलती है उसको ओजियाना बुल की संज्ञा दी गई है इतिहासकारों के द्वारा। मूल मूर्तियों पर सफेद रंग की डिजाइन है। तो अपन को बैल की 3 मूर्तियां मिलती हैं। एक तो आर्ट सभ्यता से जिसको बोलते हैं बनासियल बुल, ठीक है, फिर मिली बालाथल से जिसको बोलते हैं बालाथल बुल, और एक मिली है ओजियाना से, ठीक है, जिसको ओजियाना बुल की संज्ञा दी गई। इसका उत्खनन 2001 के अंदर किया गया था, और उत्खनन के आधार पर इस सभ्यता के विकास को 3 चरणों में माना जाता है कि इस सभ्यता का विकास 3 चरणों में हुआ था। और इसका जो उत्खनन किसके नेतृत्व में किया जाता है? तो वो राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा उत्खनन इसका करवाया जाता है। तो ये इतनी सी है। तो ये अपन को इम्पोर्टेंट कि एक तो ओजियाना बुल, ठीक है, और आर्ट सभ्यता से इसकी समानताएं जो इसके अवशेषों में उसकी समानता देखने को मिलती है। और ये कहाँ से मिलती है? तो ये भीलवाड़ा में देखने को मिलती है। तो ये इतना सा आपको ध्यान रखना। फिर जो नेक्स्ट सभ्यता है वो क्या है? तो वो है कुराड़ा स्थल। जो नेक्स्ट सभ्यता स्थल है वो क्या है? कुराड़ा स्थल। कहाँ से मिलता है? ये पर्वत सर नागौर में कुराड़ा नामक गांव से ये देखने को मिलता है। इसको औजारों की नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औजारों की नगरी, क्योंकि यहाँ से मई 1934 में कुल 103 ताम्र उपकरणों की प्राप्ति होती है। कितने? 103 ताम्र उपकरणों की प्राप्ति होती है। ताम्र उपकरण जो तांबे से निर्मित थे। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ताम्रकालीन उपकरणों तथा ताम्र पत्रों की यहाँ पर प्राप्ति होती है। मतलब जब 1947 में अपन को स्वतंत्रता मिलती है उससे पहले ही यहाँ पर ताम्र उपकरण अपन को प्राप्त हो जाते हैं। प्रणाल युग अर्घ्य पत्र की प्राप्ति होती है, जो कि ईरान के साथ पारस्परिक संबंधों का प्रतीक है। यहाँ अर्घ्य पत्र से तात्पर्य यह है कि ईरान के साथ पत्राचार व्यवहार होता था, ठीक है, उसी को अर्घ्य पत्र कहा गया है। तो पत्राचार व्यवहार के साथ अपन को ये मिलता है कि जो ईरानियन जो सभ्यता थी उसके साथ राजस्थान की सभ्यता जो कुराड़ा स्थल है वहां से भी इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं।
नेक्स्ट है हमारा जोधपुरा स्थल, जो कि जयपुर के अंदर है, और कोटपुतली तहसील के अंदर ये अपन को देखने को मिलता है। यहाँ से मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेषों की प्राप्ति होती है। और वो कैसे पता चलता है कि ये मौर्यकालीन सभ्यता है, क्योंकि वहां से काली पोलिस युक्त मृदबाण देखने को मिलते हैं, जो कि मौर्यकालीन सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। विराटनगर सभ्यता के ये निकट है और साबी नदी के किनारे ये विकसित हुई थी। तो जोधपुरा जो स्थल है, सभ्यता स्थल है, वो साबी नदी के किनारे विकसित हुआ था। कहाँ पर? कोटपुतली तहसील, जयपुर। लोहा अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों की यहाँ पर प्राप्ति होती है। तो लोहा अयस्क, ठीक है, जिसका उल्लेख अपन को वेदों में भी देखने मिलता है, अयस्क, वहां पे अयस्क शब्द लिखा हुआ है ऋग्वेद के अंदर। तो लोहा अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों की प्राप्ति कहाँ से होती है? जोधपुरा स्थल से, जो कि कोटपुतली तहसील, जयपुर के अंदर अपन को मिलती है। तो ये हमने देख लिया कौन कौन सा हमने देखा, ओजियाना, कुराड़ा और जोधपुरा। अब देखेंगे हम नगर सभ्यता। ठीक है, नगर सभ्यता एक अपने पढ़ी थी नगरी सभ्यता। ठीक है, ये नगरी नहीं है, ये है नगर सभ्यता। तो कंफ्यूज नहीं होना है नगरी और नगर के अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना। नगर सभ्यता अपन को मिलती है टोंक के अंदर। इसका प्राचीन नाम मालव नगर है, यानी कि मालव गणराज्य की राजधानी। ठीक है, इसलिए इसको मालव नगर कहा गया। और अन्य नाम एक और है इसका, करकोटा नगर। क्या है? करकोटा नगर। कई बार एग्जामिनर जो होता है वो नाम के अंदर भी आपको कंफ्यूज कर सकता है कि करकोटा नगर जो है वो किस सभ्यता के अंदर, किस सभ्यता का अन्य नाम है, उपनाम है। तो वो है नगर सभ्यता, जो कि टोंक के अंदर अपन को मिलती है। यहाँ से आहत मुद्राओं की प्राप्ति होती है, जिनको पंचमार्क कहा जाता है। और मैंने आपको क्या बताया था, जहां भी आहत और पंचमार्क आ जाए तो वो चांदी से ही निर्मित होंगी। मालव गणराज्य के सिक्कों की यहाँ पे प्राप्ति होती है। मालव गणराज्य के सिक्कों की प्राप्ति होने का कारण यही है कि नगर जो सभ्यता है वो मालव गणराज्य की राजधानी थी। यहाँ से महिषासुर मर्दिनी की मण मूर्ति की प्राप्ति होती है। किसकी? महिषासुर मर्दिनी की मन मूर्ति की प्राप्ति होती है, जो इसका प्राचीनतम अंकन है, मतलब बहुत ही पुराना अंकन है। सिंह वरुण माँ दुर्गा का प्राचीनतम अंकन यहाँ भी देखने को मिलता है, जो शुंगकालीन कला का उदाहरण माना जाता है। यानी कि शेर पे विराजमान माँ दुर्गा की जो मूर्ति मिलती है यहाँ पर, वो शुंगकालीन प्रमाण का उदाहरण है। किसका? शुंगकालीन कला के प्रमाण। तो यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर, नगर सभ्यता के अंदर। एक तो ये किस स्थान पर विकसित हुई है, किस जिले के अंदर। दूसरा, यहाँ से महिषासुर मर्दिनी की मन मूर्ति मिलती है, और सिंह वरुण माँ दुर्गा का प्राचीनतम अंकन भी देखने को मिलता है। और ये मालव गणराज्य की राजधानी थी। तो ये प्रमुख बातें हैं जो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर है नौह सभ्यता स्थल। कौन सा? नौह सभ्यता स्थल। कहाँ से? नौह भरतपुर से देखने को मिलता है, जो राजस्थान के पूर्व में है। ये कौन सी नदी के किनारे विकसित होती है? तो ये रूपा रेल नदी के किनारे विकसित होती है, जिसको अलवर का शोक भी कहा जाता है। शोक से तात्पर्य यह है कि अलवर के अंदर ये नदी पास होती है। कौन सी? रूपा रेल नदी। इसके अंदर बाढ़ आने से आसपास के जो क्षेत्र हैं वो जलमग्न हो जाते हैं, जिससे जान माल की काफी हानि होती है, इसलिए इसको शोक कहा जाता है। 1963-64 के अंदर रतन लाल अग्रवाल ने राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग की आज्ञा अनुसार इसका उत्खनन करते हैं। यहाँ से 5 संस्कृतियों के प्रमाण देखने को मिलते हैं। नौह सभ्यता स्थल से 5 संस्कृतियों के प्रमाण देखने को मिलते हैं। कितने? 5। वो 5 संस्कृतियां कौन कौन सी हैं? जिनमें सबसे पहला है, जैसे कि राजस्थान का एकमात्र स्थल जहां से 5 संस्कृतियों का उल्लेख मिलता है, मतलब महाभारत काल से ताम्रयुगीन सभ्यता तक आर्यकालीन सभ्यता के अवशेषों की यहाँ से प्राप्ति होती है। यहाँ से एक पक्षी चित्रित ईंट देखने को मिलती है, जिसके ऊपर पक्षी बना हुआ है। ठीक है, पक्षी बना हुआ है। थोड़ी ड्राइंग मेरी खराब है, तो आप ये देख लीजिए कि मतलब पक्षी चित्रित एक ईंट की जो प्राप्ति हुई है वो नौह सभ्यता स्थल से हुई है, जो कि भरतपुर के अंदर है। यक्ष यानी कि जोग बाबा की मूर्ति की यहाँ पे प्राप्ति होती है। यक्ष, जोग बाबा। तो आपको यहाँ पे 3 चीजें याद ध्यान रखनी है। पहला तो कि ये कहाँ मिलती है, तो भरतपुर में। कौन सी नदी के किनारे विकसित? रूपाली नदी के किनारे विकसित। इसके जो उत्खनन करता थे रतन लाल अग्रवाल है। 5 संस्कृतियों के यहाँ से प्रमाण मिलते हैं, और पक्षी चित्रित ईंट और यक्ष जोग बाबा की मूर्ति यहाँ से देखने को मिलती है। तो ये प्रमुख बातें हैं जो नौह सभ्यता स्थल के बारे में आपको ध्यान रखनी है। फिर जो नेक्स्ट है वो है हमारी सोंती सभ्यता। कौन सी? सोंती सभ्यता। सोंती सभ्यता हनुमानगढ़ जिले के अंदर देखने को मिलती है, और ये सरस्वती जो घग्गर नदी के किनारे ये विकसित होती है।
यहाँ से अपन को हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेषों की प्राप्ति होती है। कौन से? हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेषों की। इसका उत्खनन किसने किया? तो अमलानंद घोष ने किया था 1953 के अंदर, और कालीबंगा का भी यही करते हैं। तो जो अमलानंद घोष है वो सोंती सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से इसको मतलब विशेषित किया, संज्ञा दी कालीबंगा प्रथम के नाम से। किसने? अमलानंद घोष ने। फिर आते हैं, आपको इतना सोंती सभ्यता में इतना याद ध्यान रखना है कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर ये विकसित होती है, सरस्वती या गंगा नदी के किनारे। उत्खननकर्ता अमलानंद घोष 1953, और इसको कालीबंगा प्रथम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सभ्यता स्थल है बरौर सभ्यता स्थल, जो कि गंगानगर बरौर के अंदर अपन को मिलता है। उत्खनन इसका 2003 के अंदर हुआ था, राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा। यहाँ से शहरी सभ्यता के अवशेषों की प्राप्ति होती है, और बटन के समान मोहरों की भी प्राप्ति यहाँ से होती है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि बरौर सभ्यता गंगानगर बरौर से मिलती है, उत्खनन 2003 के अंदर, और शहरी सभ्यता के यहाँ से प्रमाण मिलते हैं, और बटन के समान मोहरों की यहाँ से प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है मल्लाह सभ्यता स्थल, भरतपुर से मिलता है। मल्लाह कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर, और यह घाना पक्षी अभ्यारण्य के मध्य में स्थित है। ठीक है, तो आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि चौथा टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान के अंदर घोषित किया गया है, वो उसका नाम क्या है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। घाना पक्षी अभ्यारण्य के मध्य स्थित है मल्लाह सभ्यता स्थल। लोह कालीन सभ्यता के अवशेषों की यहाँ से प्राप्ति होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि यहाँ से ताम्र हारपून व तलवारों की प्राप्ति होती है। ताम्र हारपून और तलवारों की प्राप्ति होती है। ताम्र हारपून क्या होता है? तो प्रागैतिहासिक कालीन भाला, मतलब एक इतना बड़ा भाला और इतना भारी भाला जिससे बड़े जानवरों का शिकार किया जाता था, जैसे कि वेल मछली या फिर गेंडा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि ताम्र हारपून कौन सी सभ्यता स्थल से मिलता है? तो मल्लाह सभ्यता स्थल से, जो कि भरतपुर के अंदर है। फिर है कणसव स्थान, कहाँ पर है? कोटा के अंदर। मौर्य शासक राजा धवल का 738 ईस्वी में यहाँ अभिलेख की प्राप्ति होती है, और यहाँ से मौर्यों की जानकारी मिलती है, जो कि कोटा और चित्तौड़गढ़ के अंदर आए थे। ठीक है, तो कणसव स्थान कहाँ से मिलता है अपन को? कोटा के अंदर से, और मौर्य कालीन सभ्यता की जानकारी यहाँ से देखने को मिलती है। ठीक है, फिर है बयाना। तो बयाना कहाँ पर है? तो बयाना है भरतपुर के अंदर, जिसको सोनितपुर, बयाना का प्राचीन नाम क्या है? सोनितपुर। ये आपको ध्यान रखना है। बयाना सभ्यता से सर्वाधिक कब्रों की प्राप्ति होती है, तो ये विशेषता बन जाती है इसकी कि वह कौन सा स्थान सभ्यता स्थल है जहां से सर्वाधिक कब्रों की प्राप्ति होती है, तो वो है बयाना सभ्यता स्थल। ठीक है, नील खेती हेतु प्रसिद्ध स्थल मध्यकाल के अंदर। तो मध्यकाल के अंदर जो बयाना सभ्यता स्थल था वो नील की खेती के लिए फेमस था। यहां से गुप्तकालीन सिक्कों का सर्वाधिक बड़े भंडार की प्राप्ति होती है, मतलब गुप्तकालीन जो सिक्के थे यहाँ से सर्वाधिक मात्रा के अंदर मिलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना। फिर है नैनवा सभ्यता स्थल, कहाँ से? बूंदी से। कहाँ से मिलता है? बूंदी से। यहाँ से शाक्त धर्म के बारे में जानकारी मिलती है नैनवा सभ्यता स्थल से। कौन से धर्म के बारे में? शाक्त धर्म के बारे में। महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति मिली है, जो कि अपन को नगर सभ्यता में भी देखने को मिलती है, महिषासुर मर्दिनी की। ठीक है, नैनवा से मिल गई, और नगर सभ्यता स्थल के अंदर से भी मिल जाती है। नवरात्रों पर दुर्गा सप्तमी के गायन का प्रमाण मिलता है, और वहां पर अपन को सिंह वरुड दुर्गा माँ की जो मूर्ति है वो भी देखने को मिलती है। ठीक है, और इसके अंदर नगर सभ्यता के अंदर, और यहाँ पर नैनवा के अंदर नवरात्रों पर दुर्गा सप्तशती के गायन का प्रमाण भी देखने को मिलता है। अब कुछ अन्य स्तरों के बारे में देख लेते हैं कि एग्जाम के अंदर आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि ये स्थान कहाँ से मिला है। ठीक है, तो जैसे कि ईसवाल है उदयपुर में, डीडवाना नागौर में, एलाना जालोर के अंदर। ये पूछा भी जा चुका है कि एलाना जो सभ्यता स्थल है वो कहाँ पर है, तो वो जालोर के अंदर है। जूनाखड़ा पाली के अंदर है। लाचुरा भीलवाड़ा में, गिलुंड राजसमंद में, इंद्रगढ़ कोटा के अंदर, डाडादोरा बीकानेर में, दर भरतपुर में, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। तिलवाड़ा में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? ठीक है, तो वो भी आप मुझे बताइए। ओला व कुंडा जैसलमेर में। एक बार फिर से देखिए नीचे से ऊपर। ओला व कुंडा जैसलमेर, तिलवाड़ा बाड़मेर, दर भरतपुर, डाडादोरा बीकानेर, इंद्रगढ़ कोटा, गिलुंड राजसमंद, लाछुरा भीलवाड़ा, जूनाखेड़ा पाली, एलाना जालोर, डीडवाना नागौर, ईसवाल उदयपुर। एक बार फिर से देखिए। ईसवाल उदयपुर, डीडवाना नागौर, एलाना जालोर, जूनाखेड़ा पाली, लाछुरा भीलवाड़ा, गिलुंड राजसमंद, इंद्रगढ़ कोटा, डाडाथोरा बीकानेर, दर भरतपुर, तिलवाड़ा बाड़मेर, ओला व कुंडा जैसलमेर। तो ये हमने देखा राजस्थान के प्रमुख प्राचीन सभ्यता स्थल। ठीक है,
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके PDF मैं आपको टेलीग्राम पे लिंक भेज दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।